वह दिन ईवा शर्मा के जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक था और उसने यह उस ठंडी और शांत सुबह आंखें खोलते ही जान लिया था। यह उसकी शादी का दिन था, एक ऐसी शादी जिसे उसने खुद नहीं चुना था। यह न तो प्यार से जन्मी थी और न ही दिल से किए गए वादे से, बल्कि एक ऐसी मजबूरी से उपजी थी जिसके बारे में उसके पिता कहते थे कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए यह उसकी जिम्मेदारी थी। उसे महाराजा राजेंद्र प्रताप सिंह से शादी करनी थी, जो उदयपुर शहर का सबसे बड़ा महाराजा था, जिसे सब जानते थे लेकिन कम ही लोगों ने देखा था, क्योंकि 15 साल की उम्र से वह एक कुर्सी तक सीमित था और चल नहीं पाता था। ईवा ने उसे कभी देखा नहीं था। वह जानती थी कि वह घर से बाहर नहीं निकलता, कि वह अपने चाचा वीर सिंह के साथ उस विशाल महल में रहता था, जो वास्तव में मुख्य निर्णय लेता था और दुनिया के सामने महाराजा का प्रतिनिधित्व करता था। यह खबर कि महाराजा राजेंद्र प्रताप सिंह दुल्हन की तलाश में है, कुछ महीने पहले उदयपुर शहर में बिजली की तरह फैल गई थी, तेजी से और शोरगुल के साथ, जैसे हमेशा सत्ता और पैसे से जुड़ी खबरें फैलती हैं। कई परिवारों ने सुना, कई माताओं ने सोचा, कई युवा लड़कियों पर विचार किया गया, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उदयपुर की युवा लड़कियां एक ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थीं जो चल नहीं सकता था, जो न तो नाच में आता था न सड़कों पर टहलता था, भले ही वह आदमी शहर का सबसे बड़ा महाराजा का पद लिए हुए हो। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसे पति के साथ जीवन उन्हें एकाकीपन और खामोशी का अस्तित्व लगता था, और एक एक करके वे पीछे हटती गईं, विनम्र बहाने खोजती रहीं ताकि वे सचमुच क्या महसूस करती थीं यह न बताना पड़े। लेकिन ईवा को यह विशेषाधिकार नहीं मिला। उसके लिए मना करने, ना कहने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने का सांत्वना नहीं था। उसके पिता राजेश शर्मा शाही परिवार के बहुत बड़े कर्जदार थे, और वह कर्ज इतना बड़ा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 3 साल पहले राजेश शर्मा की स्थिति अच्छी नहीं थी और उन हर साल चीजें चुपचाप और लगातार बिगड़ती जा रही थीं। उन्होंने उस संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया था जो एक दिन परिवार का गौरव हुआ करती थी। उन्होंने उन घोड़ों को बेच दिया था जिनसे ईवा को बचपन से प्यार था। उन्होंने अपनी मां के गहने बेच दिए थे ताकि बेनामी कर्ज चुका सके। शर्मा परिवार के घर में जो थोड़ी सी गरिमा बची थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और राजेश शर्मा एक ऐसे आदमी जिसे हमेशा विलासिता पसंद थी और उसके बिना रहना कभी नहीं जानता था। उसने अपनी बेटी की शादी में वह रास्ता ढूंढ लिया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने ईवा को साफ बता दिया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कि महाराजा से शादी करना उस समय जीवन द्वारा उन्हें दिया गया सबसे अच्छा विकल्प था, कि कर्ज चुका दिया जाएगा, कि उसे आराम, सुरक्षा, पैसा और एक ऐसा जीवन मिलेगा जो वह खुद उसे नहीं दे सकता। ईवा ने विरोध करने की कोशिश की, ऐसे शब्द खोजने की कोशिश की जो उसे अपना मन बदलने पर मजबूर कर दें, लेकिन राजेश शर्मा ने कभी अपनी बेटी की राय को सच्ची अहमियत नहीं दी थी, और इस बार भी ऐसा ही नहीं होगा। जब से उसने अपनी मां को खोया था, ईवा ने परिवार की अवधारणा और अर्थ भी खो दिया था, और उस खालीपन के साथ ही उसने आखिरकार शादी स्वीकार कर ली। उसे शादी के लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी और लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता मिला। उसने अपने भूरे बालों को सावधानी से संवारा, लटें घुमाकर मोतियों के छोटे गहनों से बांधी और बारीक घूंघट ओढ़ा जो कंधों पर एक मुलायम धुंध की तरह गिर रहा था। उसके पिता एक शाही बग्गी के साथ द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे, अपने सबसे अच्छे सूट में, ऐसे हवा में जैसे वह खुद से संतुष्ट हो, और उसे उस छोटे से मंदिर तक ले गए जहां समारोह होने वाला था। ईवा चुपचाप उनके बगल में चल रही थी, सामने देख रही थी, पत्थर के फर्श पर हर कदम का बोझ महसूस कर रही थी। उस चलने में कोई खुशी नहीं थी, बस उस व्यक्ति का दृढ़ निश्चय था जिसने तय किया था कि उसे जो पार करना है वह पार करेगी, बिना दूसरों को अपना अंदरूनी दर्द दिखाए। मंदिर साधारण लेकिन सुंदर था। जब ईवा अंदर गई और उसकी आंखों ने वेदी तक का स्थान देखा तो उसने उसे पहली बार वहां व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा। उसका सिर झुका हुआ था, मानो वह किसी ऐसे विचार में खोया हो जो उसके आस पास की दुनिया तक नहीं पहुंच सकता था। उसके बगल में वीर सिंह चाचा वही आदमी था जो उसके पिता से बात करने के लिए कई बार उसके घर आया था, हमेशा सुरुचिपूर्ण, हमेशा ऐसी निगाह के साथ जो हर कदम उठाने से पहले गणना करती है। ईवा वेदी तक चली और उस आदमी के सामने खड़ी हो गई जो उसका पति बनने वाला था, और तभी उसने सिर उठाया और उसे पहली बार देखा। वह सुंदर था, बहुत सुंदर, ऐसी सुंदरता जो उसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, और जिसने उसे इस तरह से चौंका दिया जिसे वह पूरी तरह से छिपा नहीं पाई। उसके बाल भूरे, हल्के, लगभग सुनहरे थे, पीछे बंधे हुए थे, और गहरी हरी आंखें थीं जिनमें इतना घना रहस्य छिपा था कि उसे लगा जैसे वह एक ताले से बंद किताब देख रही हो।
राजेंद्र गंभीर था, पूरी तरह गंभीर, और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पुजारी ने धीमे और गंभीर स्वर में समारोह शुरू किया, ऐसे व्यक्ति की आवाज में जिसने कई शादियां करवाई थीं, लेकिन फिर भी हर एक को उसी गंभीरता से लेता था। पवित्र शब्द छोटे मंदिर की दीवारों में गूंजे, रंगीन खिड़कियों से ऊपर उठे और उन दो अजनबियों पर टिक गए जो एक ऐसे बंधन से जुड़ने वाले थे जिसे उन दोनों में से किसी ने भी स्वतंत्र रूप से नहीं चुना था। ईवा हर शब्द को सामने टकटकी लगाकर सुन रही थी। राजेंद्र को नहीं देख रही थी, वीर सिंह को नहीं देख रही थी, अपने पिता को नहीं देख रही थी जो उसके पीछे कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। ऐसे हवा में जैसे किसी ने एक बड़ी समस्या का समाधान कर लिया हो। समारोह तेज था, अनावश्यक अलंकरणों के बिना, लंबी संगीत के बिना, भावुक भाषणों के बिना, केवल पुजारी के प्रश्न और वे जवाब जो दिए जाने थे। जब समय आया तो दोनों ने कहा हाँ। ईवा के मुंह से शब्द दृढ़ और धीमे निकले और राजेंद्र के मुंह से भी उतने ही संयमित, मानो दोनों जानते हों कि वह हाँ किसी चीज की शुरुआत नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की पूर्ति थी जो बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। ईवा का सामान शाही महल में दिनों पहले ही भेज दिया गया था और जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, सब कुछ उस संगठित शीतलता के साथ जारी रहा जिसने हर विवरण को भावना के लिए कोई जगह छोड़े बिना योजनाबद्ध किया था। राजेंद्र को दो विश्वसनीय पुरुषों की मदद से उसकी बग्गी तक ले जाया गया और वह बिना किसी हाव भाव, बिना किसी शब्द के उस महिला से बात किए बिना आगे निकल गया जो अभी उसकी पत्नी बनी थी। ईवा कुछ पल के लिए मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी रही, शाम के सूरज को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उन पिछले मिनटों में क्या हुआ था जिसने उसके पूरे जीवन का मार्ग बदल दिया था। उसके पिता एक राहत भरी मुस्कान के साथ विदा लेने के लिए पास आए। हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे वह कृतज्ञता का एक आलिंगन उम्मीद कर रहे हों, लेकिन वह नहीं चाहती थी, वह नहीं कर सकती थी। उस पल उसके अंदर कोई स्नेह का भाव नहीं था जिसे वह दे सके। उसने अपनी पीठ फेरी, मंदिर की सीढ़ियां उतरी और उस बग्गी में चढ़ गई जो उसे महल तक ले जाने का इंतजार कर रही थी, अपनी गोद में लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए हुए जो किनारों से मुरझाने लगा था। दरवाजा बंद हो गया, पहिए पत्थर के रास्ते पर घूमने लगे और ईवा ने खिड़की से देखा कि उदयपुर शहर पीछे छूट रहा है। तभी उसने महसूस किया कि वह बग्गी में अकेली नहीं थी, क्योंकि दूसरी तरफ हाथों को घुटनों पर मोड़े हुए और नजर उस पर टिकी हुई वीर सिंह बैठा था। महाराजा का चाचा उससे कुछ पल के लिए देखा, फिर अपनी उस गणनात्मक शांति के साथ बोलने लगा जो स्थिति और लोगों को अपनी इच्छानुसार चलाने की आदि थी। वह थोड़ा आगे झुका, हाथों को घुटनों पर मोड़ा और धीमे और सीधे स्वर में कहा, मुझे पता है कि चाहे आप इस समय अपने पिता से चाने पति से नफरत कर रही होंगी, जो कुछ हुआ उसके बोझ को महसूस कर रही होंगी। बिना कुछ बदले उसने एक छोटा सा विराम लिया, जैसे शब्दों को बैठने दे रहा हो, फिर अधिक नरम लहजे में जोड़ा, आपको एक अच्छा जीवन मिलेगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। महल और उसके अंदर जो कुछ भी है वह एक महारानी के अनुरूप आपके लिए उपलब्ध होगा। लेकिन फिर उसकी आवाज बदल गई, वह अधिक दृढ़, अधिक सीधी हो गई, जैसे कोई शिष्टाचार को हटाकर वह कहता है जो वास्तव में मायने रखता है। और उसने उसे गंभीरता से देखा और कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस घर में अपनी भूमिका और अपनी जगह को समझेंगी। राजेंद्र को एक वारिस की जरूरत है, इसलिए उसके लिए एक अच्छी पत्नी बनो। ईवा ने उसे चुपचाप सुना, नजरें नहीं हटाईं, बिना किसी भावना को अपने चेहरे पर दिखने दिया। और जब वह खत्म हुआ तो उसने केवल दो धीमे और संयमित शब्दों में जवाब दिया, हाँ श्रीमान, उसने कहा और कुछ नहीं जोड़ा। यात्रा में लगभग 1 घंटा लगा और ईवा ने इसका अधिकांश समय खिड़की से बाहर देखते हुए बिताया। खुले मैदानों को एक अधिक बंद रास्ते में बदलते हुए देखा जो पुराने और घने पेड़ों से घिरा था, जिसने एक प्रकार का प्राकृतिक गलियारा बनाया था। जब बग्गी शाही संपत्ति के द्वार पर पहुंची तब भी महल पूरी तरह से उसके सामने आने में लगभग 10 मिनट का आंतरिक रास्ता लगा। और जब वह दिखाई दिया तो ईवा खुद को अपनी आंखें सामान्य से थोड़ा और खोलने से नहीं रोक पाई, क्योंकि महल विशाल, प्रभावशाली था, जिसमें हल्के पत्थर का एक चौड़ा मुखौटा था जो शाम के आकाश के सामने राजसी रूप से खड़ा था। उसके चारों ओर का बगीचा विशाल था, जिसमें व्यवस्थित क्यारियां, ऊंचे पेड़ और इतनी संवारी हुई हरियाली थी कि मानो हाथ से पेंट की गई हो। राजेंद्र अपनी बग्गी से पहले ही उतरकर घर में प्रवेश कर चुका था और ईवा ने उस बंद दरवाजे को देखते हुए सोचा कि उसने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसकी आवाज उसने मंदिर में सिर्फ हाँ के रूप में सुनी थी और कुछ नहीं। न उसका नाम उसे बताया गया, न एक लंबी नजर, न कोई हाव भाव। वह वीर सिंह के साथ बग्गी से उतरी और पहली बार महल के प्रवेश द्वार से गुजरी। लगभग 40 साल की एक खूबसूरत महिला, जिसके बाल खूबसूरती से संवरे हुए थे
और जिसका आत्मविश्वास भरा अंदाज यह दर्शाता था कि वह अपनी जगह को अच्छी तरह जानती है, एक संयमित मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर आई। वीर सिंह उसकी ओर प्राकृतिक अधिकार के साथ मुड़ा और बोला, राधा, महारानी को उनके कमरे में ले जाओ और जैसा हमने तय किया था वैसा ही करो, ठीक है? राधा ने सिर झुकाया, ईवा को ध्यान से और सम्मानपूर्वक देखा। उसने जवाब दिया, हाँ श्रीमान, और चलने लगी। ईवा उसके पीछे महल के अंदर चली और हर कदम पर हर जगह मौजूद शानदार विलासिता को नोटिस न कर पाना असंभव था। सोने के फ्रेम वाले चित्र, विशाल केंद्रीय सीढ़ियां जो ऊपरी मंजिल तक शान से चढ़ती थीं, और बगल में एक रैंप था जो ऊपरी मंजिल तक जाता था, जिसे राजेंद्र के व्हील चेयर के उपयोग के लिए बनाया गया था। सब कुछ भव्य था, सब कुछ सटीक था, सब कुछ एक ऐसी जगह जैसा लगता था जहां हर विवरण को सावधानी से सोचा गया था और एक भी पैसा नहीं बचाया गया था। राधा उसे ऊपरी मंजिल के एक चौड़े गलियारे से ले गई और एक दरवाजे के सामने रुक गई। उसने उसे खोला और ईवा अंदर गई। कमरे में 4 नौकरानियां एक बाथटब के चारों ओर खड़ी थीं, जिसमें से गर्म पानी से धीरे धीरे भाप उठ रही थी। उसने यह सब समझने की कोशिश करते हुए देखा और तभी राधा ने शांत आवाज में कहा, महारानी, यह आपका कमरा नहीं होगा। आपका सामान आपके पति के कमरे में पहले ही रख दिया गया है। राधा ने उसी शांति से जारी रखा जैसे कोई बिल्कुल स्वाभाविक बात की घोषणा कर रहा हो। वे आपको तैयार करेंगी और आपको विवाह के कमरे में ले जाएंगी, और हमने रात का खाना भी तैयार कर दिया है। ईवा ने उन शब्दों को सुना और उसके सीने में कुछ कसने लगा। डर और एक व्यथा का मिश्रण जिसे उसने चेहरे पर दिखने दिए बिना निगलने की कोशिश की। वह एक ऐसे आदमी के साथ सोएगी जिसे वह मुश्किल से जानती थी, एक ऐसे आदमी जिसने उसे मंदिर में अनिवार्य यहाँ के अलावा एक भी शब्द नहीं कहा था, और यह सब एक दुःस्वप्न जैसा लग रहा था जिससे वह जाग नहीं पा रही थी। नौकरानियों ने उसे चुपचाप कोमल हाथों और सावधान हरकतों से स्नान कराया और फिर उसे एक महीन और नाजुक कपड़े की नाइट गाउन पहनाई जिसे बिना उसकी सलाह के चुना गया था। उसे यह भी बताया गया कि उसकी पूरी अलमारी को सिरे से फिर से बनाया गया था, कि उसके पुराने कपड़े हटा दिए गए थे और उनकी जगह उसकी नई स्थिति के अनुरूप नए कपड़े रख दिए गए थे। जब राधा दरवाजे पर आई और शांत आवाज में कहा, महारानी, महाराजा आपका इंतजार कर रहे हैं। ईवा एक पल के लिए स्थिर रही, गहरी सांस ली और फिर उसके पीछे चली। वे उसी गलियारे में एक विशाल दरवाजा के सामने रुके। राधा ने उसे बिना अंदर जाए खोला। उसने कहा, आप अंदर जा सकती हैं, और बाहर खड़ी रही। ईवा दहलीज पार कर गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और गहरे चंदवा वाले विशाल पलंग पर लेटा हुआ, बिना कमीज के, अपनी हरी आंखें सीधे उस पर गढ़ाए हुए, उसका पति राजेंद्र प्रताप सिंह था। ईवा दरवाजे के पास खड़ी रही। उसके पैर जमीन से ऐसे चिपके हुए थे जैसे उसका शरीर आगे बढ़ने से इनकार कर रहा हो। उसकी आंखें उस आदमी पर टिकी थीं जो पलंग पर लेटा था। उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। उनके बीच की चुप्पी घनी थी, जिसमें बस रात की हवा से पर्दों का हल्का सरसराहट और मोमबत्तियों की पीली रोशनी थी जो विशाल कमरे की दीवारों पर लंबी परछाइयां फेंक रही थी। वह नहीं जानती थी कि अपने हाथों का क्या करे, नहीं जानती थी कि अपनी नजर कहाँ टिकाए ताकि वह बहुत ज्यादा या बहुत कम न लगे, और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जिसे वह अपनी कठोर मुद्रा से छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने एक गंभीर और शांत आवाज में बात की जिसमें वह ठंडक नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। डरो मत, यहां आओ ईवा। उसने अपने बगल में पलंग पर धीरे से थपथपाया, जैसे कोई किसी को बैठने के लिए बुलाता है, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी मांग के, बस एक साधारण हाव भाव जिसने किसी तरह सब कुछ और भी भयानक बना दिया। ईवा के सीने की धड़कन तेज हो गई। उस पलंग की ओर हर कदम एक अज्ञात और बिना नक्शे वाले क्षेत्र की ओर एक कदम जैसा लग रहा था। वह उस अजनबी के बगल में लेटना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह उसका पति था और धीमे कदमों से वह पलंग के किनारे तक गई। वह लेटने ही वाली थी कि वह मुस्कुराया, और वह मुस्कान इतनी अप्रत्याशित थी, मंदिर में उसने जो गंभीरता दिखाई थी उससे इतनी अलग थी कि वह बिना यह जाने कि क्या करना है रुक गई। मैं नहीं चाहता कि तुम लेटो, उसने शांति से कहा। यहां बैठो और हम बात करेंगे। मैं मंदिर में मेरे व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता हूं। हम वहां बात नहीं कर सकते थे। ईवा पलंग के किनारे पर सीधी पीठ और घुटनों को जोड़कर बैठ गई, एक ऐसी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी जो एक साथ विनम्र और दृढ़ हो, और उसकी आंखें कमरे के किसी भी बिंदु को तलाश रही थीं जो वह नहीं था। लेकिन वह बिना कमीज के था और यह उसे ठीक से नहीं पता था कि कहां देखना है। बिना अपमानजनक या बहुत असहज हुए, और वह अपने चेहरे पर गर्मी महसूस कर रही थी
जिसे वह रोक नहीं सकती थी। राजेंद्र ने इसे महसूस किया और बिना किसी टिप्पणी के, जो उसे और भी शर्मिंदा करती, उसने स्वाभाविक रूप से कहा, ईवा, कृपया मुझे वह कमीज पकड़ा दो। उसने पास की कुर्सी पर एक कमीज मुड़ी हुई देखी, उठी, उस तक चली और उसे वापस ले आई। बिना एक शब्द कहे उसे सौंप दिया। उसने शांत हरकतों से कमीज पहनी और फिर उससे फिर से बैठने को कहा, और इस बार माहौल में कुछ कम तनाव था, मानो उस छोटे से हावभाव ने उनके बीच की एक पतली लेकिन आवश्यक दीवार तोड़ दी हो। राजेंद्र ने बोलने से पहले उसे कुछ पल के लिए देखा और उसकी हरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसकी ईवा को उम्मीद नहीं थी। कोई अहंकार नहीं था, कोई उदासीनता नहीं थी, एक गहरी गंभीरता थी जिसमें कुछ थकान जैसी चीज मिली हुई थी। उस व्यक्ति की थकान जो लंबे समय से एक बोझ ढो रहा है, जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। ईवा, उसने कहा, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं जानता हूं कि तुम मेरा नाम जानती हो, और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो। मेरा तुम्हें छूने का कोई इरादा नहीं है। उसने बिना समझे उसे देखा, एक बार पलकें झपकाईं और फिर वह प्रश्न जो उसके अंदर समा नहीं रहे थे, एक ऐसी स्पष्टता के साथ बाहर आ गए जिसकी उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी। अगर आपका मुझे छूने का इरादा नहीं है तो मैं आपके कमरे में क्यों हूं, और आपने मुझसे शादी क्यों की? राजेंद्र एक पल के लिए चुप रहा और फिर मुस्कुराया, और मोमबत्तियों से जगमगाते उस कमरे में वह चेहरा घंटों पहले वेदी पर उसके बंद और दूर के चेहरे से बिल्कुल अलग था। यह एक मानवीय चेहरा था जिसमें गहराई थी, इतिहास था, आंखों के पीछे कुछ छिपा था जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था। तुम्हें यह समझने के लिए कि तुम यहां क्यों हो, उसने आखिरकार कहा, मुझे अपनी पूरी कहानी शुरू से बतानी होगी। राजेंद्र प्रताप सिंह एक ठोस परिवार में पैदा हुआ था, जो सच्चे प्यार और आपसी सम्मान पर बना था। ऐसे दुर्लभ परिवार जो किसी अदृश्य लेकिन शक्तिशाली चीज से, दुनिया से सुरक्षित लगते थे। उसके पिता राजा रुद्र प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे, और उसकी मां रानी सोहिनी देवी एक कोमल उपस्थिति वाली लेकिन अटूट चरित्र वाली महिला थीं। और उन दोनों के बीच एक ऐसी मिलीभगत थी जिसकी राजेंद्र ने बिना शब्दों के वर्णन किए प्रशंसा करते हुए बड़ा हुआ। रुद्र के छोटे भाई वीर सिंह उनके साथ रहने के लिए युवावस्था में आए थे, जिन्हें उस उदारता के साथ परिवार ने स्वीकार किया था जो शाही परिवार की पहचान थी, और सालों तक उसी छत के नीचे रहे, उस उपनाम की सुरक्षा और प्रतिष्ठा का आनंद लेते रहे। लेकिन जब राजेंद्र 15 साल का था तो जिस बग्गी में वह, उसके पिता और उसकी मां यात्रा कर रहे थे, वह बारिश की एक रात में एक खाई में गिर गई, और जिस दुनिया को वह जानता था वह एक पल में बिखर गई। रुद्र और सोहिनी नहीं बचे, नहीं उन्हें चलाने वाला कोचमैन, और राजेंद्र को मलबे से जीवित निकाला गया, लेकिन उसके पैरों की हरकत चली गई। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को बुलाया गया, उन्होंने जांच की, एक दूसरे से धीमी आवाज में बात की, और निष्कर्ष हमेशा वही था, वह फिर कभी नहीं चल पाएगा। और फिर 15 साल की उम्र में राजेंद्र प्रताप सिंह ने महाराजा का पद विरासत में प्राप्त किया। रुद्र की मृत्यु के साथ वीर सिंह अपने भतीजे का कानूनी अभिभावक बन गया, और चूंकि राजेंद्र अभी बहुत छोटा था और खोने और दुर्घटना से मिली स्थिति से तबाह था, इसलिए धन, संपत्तियों और महाराजा से संबंधित निर्णयों का पूरा प्रशासन चाचा के हाथों में चला गया। वीर सिंह ने उस भूमिका को एक ऐसी दक्षता के साथ संभाला जो समर्पण लगती थी, लेकिन समय के साथ उसने अपनी सच्ची जड़ें दिखाईं, क्योंकि भतीजे की परवाह नहीं थी जो उस आदमी को चला रही थी। यह सत्ता का स्वाद था, आज्ञा देने का आनंद था, किसी को कुछ भी समझाने के बिना आज्ञा पालन करने की सुविधा थी। जब राजेंद्र वयस्क हुआ और अपने आसपास क्या हो रहा था उसे जानना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि उसे इतनी चतुराई से हर चीज से अलग कर दिया गया था कि उसे देर तक पता नहीं चला। वे खाते जो उसे कभी नहीं दिखाए गए, बिना उसकी सलाह के लिए गए निर्णय, वे कर्मचारी जो उसे जवाब देने से पहले वीर सिंह को जवाब देते थे। भतीजा अपने ही घर में एक सजावटी आकृति बन गया था, एक कागज पर एक नाम, एक बिना सार का शीर्षक, और वीर सिंह ऐसे शासन करता था जैसे राजशाही उसका अधिकार हो। और तभी शाही परिवार से एक आधिकारिक पत्र राजेंद्र के हाथ लगा, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि महाराजा का पद केवल महाराजा के प्रत्यक्ष पुत्रों द्वारा ही विरासत में प्राप्त किया जा सकता है, न कि कोलैटरल रिश्तेदारों द्वारा। यदि राजेंद्र बिना बच्चों के मर जाता तो शीर्षक उस पीढ़ी में समाप्त हो जाता, संपत्तियां शाही परिवार को वापस चली जाती, और वीर सिंह उन सभी तक पहुंच खो देता जो उसने अपने जीवन के चारों ओर बनाया था। सत्ता बनाए रखने के लिए, शाही धन का आनंद लेते रहने के लिए, वीर सिंह को यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि राजेंद्र का एक वारिस हो, और उसे राजेंद्र को जीवित रखना था,
लेकिन निर्भर, नियंत्रित, अलग थलग। और तभी राजेंद्र ने उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया जिन्हें उसने सालों तक नजरअंदाज किया था। दुर्घटना के विवरण जो कभी पूरी तरह से मेल नहीं खाते थे, वह गवाह जो बोलने से पहले गायब हो गया था, वह कोचमैन जिसे यात्रा से कुछ दिन पहले वीर सिंह ने काम पर रखा था। राजेंद्र के विश्वसनीय आदमियों में से एक जगन्नाथ नाम का आदमी चाचा के करीबी दायरे में चुपचाप घुसपैठ कर गया था, खुद को उसके सहयोगियों में से एक के रूप में पेश करते हुए, और धीरे धीरे महाराजा को सच्चाई के टुकड़े ला रहा था जिन्हें राजेंद्र को कार्रवाई करने से पहले सावधानी से जोड़ना था। जो निष्कर्ष बन रहा था वह बिना सबूतों के जोर से कहने के लिए बहुत भारी था। वीर सिंह ने उसे और उसके माता पिता को सच्चाई के टुकड़े ला रहा था, मारने का आदेश दिया था, यह मानते हुए कि शीर्षक उसे मिल जाएगा। और जब उन्होंने भाई की मृत्यु के बाद शाही परिवार के दस्तावेज को पढ़ा तो उसे पता चला कि ऐसा नहीं होगा। उसने रणनीति बदल दी और बचे हुए भतीजे को अपना उपकरण बना लिया। और अब नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उसे राजेंद्र को कैद में रखने की जरूरत थी। राजेंद्र को समय की जरूरत थी, ठोस सबूतों की जरूरत थी और सच्चे सहयोगियों की जरूरत थी, इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, क्योंकि शाही महल के अंदर 97% लोग वीर सिंह के वफादार थे। उसके द्वारा प्रशिक्षित, उसके द्वारा भुगतान किए गए, उसकी तरफ देख रहे थे। बिना तैयारी के कार्रवाई करना अपनी ही मौत की सजा पर हस्ताक्षर करना होगा। और राजेंद्र यह उस स्पष्टता के साथ जानता था जिसने प्रतिक्रिया करने के बजाय सोचना सीख लिया था। तो उसने वही करने का फैसला किया जो वीर सिंह उससे उम्मीद कर रहा था। कुछ नहीं, वह एकांत में रहा, वह स्पष्ट रूप से अधीन रहा। उसने चाचा को यह विश्वास दिलाना जारी रखा कि वह नियंत्रण में था, जबकि उस शांत सतह के नीचे महाराजा धैर्यपूर्वक वह जाल बना रहा था जो एक दिन असली अपराधी को फांसाएगा। लेकिन उस योजना में एक टुकड़ा अभी भी गायब था, एक मानवीय टुकड़ा। इन दीवारों के बाहर का कोई, वीर सिंह से कोई संबंध नहीं, उससे कोई कर्ज नहीं, उस पर कोई आंख नहीं, कोई ऐसा जो राजेंद्र के बगल में बिना कोई संदेह पैदा किए खड़ा हो सके। उसके चाचा ने भतीजे की शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, परवाह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे एक वारिस की जरूरत थी जो उसके अपने प्रभुत्व की निरंतरता सुनिश्चित करे। उसने कुछ कुलीन बेटियों के साथ कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी जो चल नहीं सकता था, और उसे भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसे वह नियंत्रित कर सके। और उसने स्पष्ट कर दिया कि भतीजे के लिए दुल्हन वही चुनेगा। वीर सिंह को यह नहीं पता था कि राजेंद्र उससे पहले ही उसकी तलाश कर रहा था। राजेंद्र ने जगन्नाथ से कहा कि वह चाचा के कार्य करने से पहले एक युवा लड़की को ढूंढे, कोई जिसकी करीबी परिवार न हो, शहर से कोई दोस्ती न हो जो उसे बांधे रखती हो, एक ऐसा पिता जो उस प्रस्ताव को अस्वीकार न करे, और सबसे ऊपर एक सच्चा चरित्र वाली, कोई जो एक सच्ची सहयोगी बन सके। जगन्नाथ ने सावधानी से जांच की और ईवा शर्मा का नाम लाया। जब वीर सिंह को चुनाव का पता चला तो उसे लगा कि यह विचार उसी का था। उसे लगा कि वह वारिस की समस्या को हल कर रहा था और भतीजे के बगल में एक शक्तिहीन और आवाजहीन महिला को रख रहा था जो कोई प्रतिरोध नहीं करेगी। वह हर विवरण में गलत था। ईवा ने महाराजा द्वारा अभी बताई गई पूरी कहानी सुनी और फिर उसने बोलने के बाद उसे लंबे समय तक देखा ताकि उसके कहे गए हर शब्द का असर हो सके। और ईवा अचल रही, हर शब्द को समझ रही थी, अपने अंदर उस आदमी की छवि को फिर से व्यवस्थित कर रही थी जिसे उसने पिछले घंटों में बनाया था। तभी उसने अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं और एक दृढ़ आवाज में कहा, जिसने उसे खुद भी चौंका दिया, आप मुझे नहीं जानते कि मैं विश्वसनीय हूं, और अगर आपके चाचा वाकई यह सब करने में सक्षम हैं, तो भी आप मुझे इस जगह पर क्यों लाना चाहते थे? राजेंद्र ने उसे अपनी उस शांत गंभीरता के साथ देखा जो उसकी प्राकृतिक भाषा लगती थी, उसकी स्पष्टवादिता से नाराज हुए बिना, सीधे सवाल से पीछे हटे बिना। मुझे पता है कि मैं अभी भी आपके लिए एक अजनबी हूं और मुझे आपको खतरे में डालने का बहुत अफसोस है, उसने कहा, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और हाँ, मेरे चाचा को शक्ति और पैसा चाहिए, और मुझे लगता है कि वही मेरे और मेरे माता पिता के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार था। ईवा खड़ी हो गई, कमरे में टहलने लगी और अपनी बाहों को मोड़ा, और उसकी आंखों में पहले वाला डर नहीं था, बल्कि एक छोटी सी लौ थी जो जलने लगी थी। लेकिन आप महाराजा हैं, उसने स्पष्टता से कहा, और आप बस अपना अधिकार वापस ले सकते हैं और उसे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। राजेंद्र ने अपनी नजर नहीं हटाई और उस धैर्य के साथ जवाब दिया जिसने उस पर कई बार सोचा था। ईवा, मैंने तुमसे कहा था कि इस घर के लोग उसके भरोसेमंद हैं, उसके दोस्त, सहयोगी,
उन जगहों पर प्रभाव है जहां मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं। अगर मैं अब बिना सबूतों के, बिना वास्तविक समर्थन के ऐसा करता हूं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो मैं उसे यह सोचने देता हूं कि वह मेरे जीवन पर नियंत्रण में है, जब तक मुझे वह गवाह नहीं मिल जाता, जब तक मेरे पास वह सब कुछ नहीं आ जाता जिसकी मुझे उसे गिरफ्तार करने के लिए जरूरत है। ईवा चुप हो गई और उस चुप्पी में उसने एक ही बार में उस सब का बोझ समझ लिया। उसने समझा कि राजेंद्र सालों से उस महल के अंदर चुपचाप क्या ढो रहा था, इंतजार कर रहा था, प्रतिरोध कर रहा था, उस धैर्य के साथ योजना बना रहा था जो जानता है कि सच्चा न्याय जल्दबाजी में नहीं होता। तो अगर मैं आपकी मदद करती हूं, उसने धीरे से कहा, हर शब्द को तौलते हुए, यह सब खत्म होने पर आप मुझे आजाद कर देंगे। राजेंद्र ने उसे सच्ची दिलचस्पी से देखा और जवाब दिया, तुम कैद नहीं हो ईवा, लेकिन अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो जब मैं सब कुछ वापस पा लूंगा तो तुम आजाद हो जाओगी। उसने गहरी सांस ली, एक पल के लिए जमीन की ओर देखा और फिर अपनी आंखें उसकी ओर मोड़ी। आपके चाचा मुझे धोखा देने के लिए बहुत बुद्धिमान आदमी लगते हैं। राजेंद्र ने बिना झिझके सिर हिलाया। वह बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए हमें विश्वसनीय होना चाहिए, दिखावा करना चाहिए कि हम इस शादी को पूरा कर रहे हैं, और जब तक तुम मुझसे शादीशुदा हो तुम मेरे ही कमरे में और उसी बिस्तर पर सोओगी। ईवा ने उसे आंखों में देखते हुए देखा और एक तत्काल प्रतिरोध दिखाया जिसे उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। मैं आपके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहती। राजेंद्र ने तब अपने होंठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और शांति से अपने ही पैरों की ओर इशारा किया। ईवा, मेरे पास तुम्हारे पीछे भागने का कोई तरीका नहीं है। वह एक सेकंड के लिए स्थिर रही और फिर बिना खुद को रोक पाए एक छोटी सी और अनैच्छिक मुस्कान छोड़ दी जो उस पूरी रात का पहला सच्चा हावभाव था, और उस मुस्कान ने उस दिन हुई हर चीज का बोझ एक पल के लिए बदल दिया। राजेंद्र ने उसकी मुस्कान के शांत होने का इंतजार किया और फिर एक साधारण ईमानदारी के साथ बात की जिसमें कोई सजावट या गणना नहीं थी। मैं तुम्हें सम्मान दूंगा ईवा, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं इस नाटक को और अधिक समय तक जारी रख सकूं, ताकि मैं वह सब कुछ इकट्ठा कर सकूं जिसकी मुझे जरूरत है, ठीक है? ईवा ने उस आदमी को पलंग पर लेटे हुए देखा जिसके हाथ उसकी गोद में थे। वह आदमी जिसने 15 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, उसी दुर्घटना में अपने पैरों की हरकत खो दी थी, जो अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए जाल के अंदर बड़ा हुआ था, और फिर भी वह वहां खुली आंखों और एक योजना के साथ था। चाचा की छाया बनने से इनकार कर रहा था। वह अभी भी नहीं जानती थी कि वह समझौता उसके लिए आने वाले दिनों में क्या मायने रखेगा। वह नहीं जानती थी कि उस आदमी के बगल में उस बिस्तर पर सोना क्या होगा। वह नहीं जानती थी कि वीर सिंह की आंखों के लिए दिखावा करना क्या होगा, जबकि अंदर सब कुछ और था। लेकिन उस कमरे में, उस बातचीत में, उस आदमी में कुछ ऐसा था जिसने उसे चुना था जब वह किसी और को चुन सकता था, जिससे जवाब उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान हो गया। ईवा ने गहरी सांस ली, धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, वैसे भी मेरे पास बहुत विकल्प नहीं है, अब मैं यहां हूं। और पहली बार जब से वह उस सुबह जागी थी, उसने महसूस किया कि शायद यह कहानी सिर्फ किसी चीज का अंत नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की शुरुआत थी जिसे वह अभी तक नाम नहीं दे पाई थी। राजेंद्र ने उसे अपनी उस शांति के साथ देखा जो अब उसे परिचित लगने लगी थी, और कहा, ईवा, अब तुम सो सकती हो। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें नहीं छूने वाला। उसने शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा सा सिर हिलाया और बिस्तर में लेट गई। चादर को कमर तक सावधानी से खींचा। उस साझा स्थान में दोनों शरीरों के बीच एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। वह दिन उसके जीवन का सबसे लंबा दिन रहा था। यह एक शादी के कपड़े के साथ शुरू हुआ था जिसे उसने नहीं चुना था, और एक समझौते के साथ समाप्त हुआ था जिसे वह अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रही थी। और उस सब की थकान उसके कंधों और पलकों पर एक ऐसी ताकत के साथ भारी पड़ रही थी जिसका वह विरोध नहीं कर सकती थी। उसकी खुशबू को महसूस न करना तकिए में, उस कमरे की हवा में जो अब उसका भी था, मौजूद थी, और उसने खुद को यह महसूस करते हुए पाया कि उसे उस अजनबी के साथ वह बिस्तर साझा करने में डर नहीं लग रहा था। उसे निश्चित रूप से नहीं पता था कि यह क्या था। क्या यह डर के लिए जगह देने के लिए बहुत अधिक थकावट थी, या उस आदमी में कुछ ऐसा था जिसने बिना अनुमति मांगे उसे एक ऐसे विश्वास को प्रेरित करना शुरू कर दिया था जिसे वह समझा नहीं सकती थी। पास की चिमनी की रोशनी कमरे की दीवारों पर एक सुनहरी और लहराती चमक फेंक रही थी, और वह नरम और लगातार गर्मी धीरे धीरे ईवा को घेरने लगी, जब तक कि उसे ठीक से पता चले बिना कि कब ऐसा हुआ, वह सो गई। अगली सुबह राजेंद्र उससे पहले उठा और कुछ पल के लिए चुपचाप छत की ओर देखता रहा।
उसे तुरंत यह महसूस हुआ कि उस सुबह कुछ अलग था। उसके बगल में कोई था और यह एक नवीनता थी जिसे उसे स्वाभाविक रूप से अपनाना सीखना होगा अगर वह चाहता था कि सब कुछ योजना के अनुसार चले। वह धीरे से मुड़ा और उसे देखा और दिन की पहली किरणें पर्दों की दरारों से अंदर आ रही थीं और ईवा के चेहरे पर इतनी नाजुकता से पड़ रही थीं कि मानो जानबूझकर हो। हर विशेषता को एक नरम और ईमानदार रोशनी से रोशन कर रही थी। भूरे बाल तकिए पर फैले हुए थे, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें ऐसे व्यवस्थित किया हो। एक ऐसे चेहरे को फ्रेम कर रहे थे जो सुंदर था, उस साधारण सुंदरता के साथ जिसे कभी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। महिलाएं आमतौर पर उससे दूर भागती थीं, उस कुर्सी से दूर हो जाती थीं जो उसे रोके रखती थी, और राजेंद्र ने उस एकाकीपन के साथ जीना सीख लिया था, बिना उसके बारे में बहुत शोर किए। लेकिन वहां ईवा थी, शांत, धीरे धीरे सांस ले रही थी, उस क्षण अपने ही प्रभाव से अनभिज्ञ। जब वह हिलने लगी, जागने के पहले संकेत, तो वह सावधानी से दूसरी तरफ मुड़ गया, बैठ गया और अपनी व्हील चेयर को अपनी ओर खींचा जो हमेशा बिस्तर के किनारे रहती थी। ईवा ने आंखें खोलीं और उसे अपनी पीठ के बल पाया, कुर्सी को ठीक करने में व्यस्त, और कुछ पल के लिए बैठी रही। उस हरकत को ऐसे ध्यान से देखती रही जो दया नहीं थी, यह कुछ और था, सम्मान के ज्यादा करीब। क्या आपको मदद की जरूरत है? उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी नींद से थोड़ी भारी थी। उसने बिना मुड़े जवाब दिया, हमेशा की तरह शांत। शांत रहो, मैं तुम्हारी दासी को तुम्हें तैयार होने में मदद करने के लिए बुलाता हूं। फिर उसने रात के स्टैंड पर रखी एक छोटी सी घंटी बजाई और कुछ ही मिनटों में दरवाजा उस समय बद्धता के साथ खुल गया, जैसे कोई संकेत का इंतजार कर रहा था। 2 नौकरानियां ईवा की सेवा करने के लिए अंदर आईं और 2 कर्मचारी महाराजा की सहायता करने के लिए, और कमरा, जो कभी खामोश और अंधेरा था, संगठित और विवेकपूर्ण हरकतों से भर गया। उन्होंने ईवा के लिए हल्के कपड़े का एक बैंगनी रंग का गाउन तैयार किया, जिसमें किनारे और कॉलर पर नाजुक कढ़ाई थी, सुरुचिपूर्ण, अत्यधिक नहीं। और नौकरानियों में से एक उसके बाल बांधने की तैयारी कर रही थी। जब ईवा ने धीरे से दृढ़ता से कहा, मैं अपने बाल नहीं बांधना चाहती, मैं उन्हें खुला रखना चाहती हूं, कृपया। दासी ने बिना सवाल किए सिर हिलाया और नए महारानी के भूरे बाल कंधों पर खुले रह गए। जब कर्मचारियों ने काम खत्म किया और उन्हें फिर से अकेला छोड़कर चले गए, तो ईवा ने राजेंद्र को देखा और एक सीधी सहजता से कहा, मैं खुद को तैयार कर सकती हूं। राजेंद्र ने उसे आंखों में धैर्य की हल्की सी झलक के साथ देखा और जवाब दिया, अब तुम महारानी हो। ईवा ने आह भरी। यह वह जवाब नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन वह समझ गई कि उस घर में ऐसे प्रोटोकॉल थे जो उन दोनों की इच्छा से स्वतंत्र थे। राजेंद्र ने फिर अपने स्वर को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना लिया, जैसे किसी के सामने कोई दैन है या मार गया मारखार काम हो जिसे टाला नहीं जा सकता। अब हम चाचा के साथ नाश्ता करेंगे। हम उन्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि हमारी रात बहुत अच्छी थी। वे दोनों कमरे से एक साथ निकले, ऊपरी मंजिल के चौड़े गलियारे से गुजरे और केंद्रीय सीढ़ियों के बगल में बनी रैंप से नीचे उतरे, और ईवा उसके साथ बिना जल्दबाजी के, बिना किसी असुविधा को दिखाए चली जो गलत आंखों द्वारा पढ़ी जा सके। नाश्ते का कमरा सुबह की रोशनी से जगमगा रहा था, जो ऊंची खिड़कियों से अंदर आ रही थी, और वीर सिंह पहले से ही मेज पर उस मुद्रा में बैठा था, जैसे उसे कभी किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। और उन दोनों को आते देखकर उसका चेहरा एक मुस्कान में खिल उठा, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो पूरी तरह से सच्ची नहीं थी। नवविवाहित आखिरकार आ गए हैं, वीर सिंह ने उस गणनात्मक जोवियलिटी के साथ कहा जिसे वह कोट पहनने जैसा इस्तेमाल करता था। और महारानी साहिबा, रात कैसी रही? अच्छी नींद आई? ईवा ने उसकी नजर को अपने ऊपर एक शिष्टाचार के रूप में डिस्फ्राजादा आकलन की तरह महसूस किया, और बिना जल्दबाजी या झिझक के एक शांत और स्वाभाविक मुस्कान के साथ जवाब दिया, सुप्रभात श्रीमान वीर सिंह, रात बहुत अच्छी रही। वीर सिंह संतुष्ट होकर मुस्कुराया, जैसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर रहा हो, बिना यह दिखाए कि वह इसका इंतजार कर रहा था। और दोनों मेज पर बैठ गए, जहां कॉफी, ब्रेड, फल और पनीर एक ऐसे घर की सटीकता के साथ रखे हुए थे जो अच्छी सेवा देने का आदी था। राजेंद्र ने तब संपत्ति के व्यवसायों के बारे में एक विषय उठाया, खातों के बारे में एक निर्णय के बारे में एक प्रश्न पूछा जो लंबित था, और यह उसी समय था जब ईवा ने पहली बार उस परिवर्तन को देखा जिसका उसने पिछली रात वर्णन किया था। वह वाक्पटु और स्पष्ट तर्क वाला आदमी जो उसने कमरे में उससे बात की थी, पूरी तरह से गायब हो गया, और उसके स्थान पर एक अस्पष्ट, थोड़ा खोया हुआ राजेंद्र था, जैसे कोई ऐसा मामला समझने की कोशिश कर रहा हो जो उसकी क्षमता से परे हो। यह एक शानदार अभिनय था, और ईवा को अपने चेहरे पर
आश्चर्य न दिखने देने के लिए अपने पूरे नियंत्रण की जरूरत थी। वीर सिंह ने भतीजे को एक संरक्षक धैर्य के साथ सुना, जो उन दोनों पारड़ में से अधिक सक्षम होने के अपने आनंद को पूरी तरह से नहीं छिपाता था। मेरे भतीजे, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम व्यवसाय की चिंता करो। तुम जानते हो कि मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभालता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी का आनंद लो, अपनी पत्नी पर ध्यान दो। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। तुम्हारी भूमिका अब एक वारिस पैदा करना है। राजेंद्र ने चाचा को एक ऐसी कृतज्ञता के साथ मुस्कुराया जो किसी भी आंख को सच्ची लगती, जो उस सतह के नीचे क्या था यह नहीं जानती थी, और उसने सरलता से कहा, धन्यवाद चाचा, हमेशा सब कुछ संभालने के लिए। वीर सिंह ने संतुष्टि में मेज पर हल्का सा थपथपाया, जैसे कोई एक सुलझा हुआ मामला बंद कर रहा हो, और तभी उसका एक कर्मचारी पास आया और उसे धीमी आवाज में बताया कि बग्गी तैयार है। वीर सिंह उठा, उसी जोवियलिटी के साथ दोनों को अलविदा कहा और लंबे कदमों के साथ बाहर निकल गया, जैसे कोई जिसके पास बहुत सी जगहें हैं जहां उसे होना है और कभी समय बर्बाद नहीं करना है। ईवा ने उसे तब तक जाते हुए देखा जब तक दरवाजा बंद नहीं हो गया, और तभी उसने अधिक आजादी से सांस ली। कुछ समय बाद जब कमरा शांत हो गया था और घर की हलचल दिनचर्या में शांत हो गई थी, एक आदमी दृढ़ कदमों और ऐसी नजर के साथ उनके पास आया जिसमें उस व्यक्ति की वफादारी थी जिसने एक पक्ष चुना था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह जगन्नाथ था, और उसने राजेंद्र से उन वर्षों की परिचित श्रद्धा के साथ बात की जो कई सालों से एक साथ रह रहे थे। हम पुस्तकालय में चलते हैं राजेंद्र, उसने संक्षेप में कहा। ईवा उसे देखकर जल्दी से उस नए चेहरे की छाप बनाने की कोशिश कर रही थी, और तभी जगन्नाथ उसकी ओर एक हल्की सी झुककर मुड़ा। महारानी साहिबा, इस सब पागलपन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र ने तब ईवा की ओर देखा और कहा, ईवा, यह मेरा विश्वसनीय आदमी है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। उसी ने तुम्हें ढूंढा और मेरे चाचा को मना लिया। तीनों पुस्तकालय में गए जो महल के एक अधिक अलग पंख में था, और जब ईवा अंदर गई तो वह उस जगह के आकार और भव्यता को देखकर एक पल के लिए खड़ी रह गई, जिसमें जमीन से छत तक चमड़े की किताबों से ढकी अलमारियां थीं, बीच में एक विशाल डेस्क था और करीने से व्यवस्थित कुर्सियां थीं। राजेंद्र ने उसे देखा और हल्के शांत गर्व के साथ कहा, यह पुस्तकालय वह जगह है जहां मैं अपना ज्यादातर समय बिताता हूं। जगन्नाथ ने दरवाजा सावधानी से बंद किया और दोनों के पास एक निहित तत्परता के साथ आया जिसने तुरंत जगह का माहौल बदल दिया। उसने राजेंद्र की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, जिसने सब बाजा कुछ बदल दिया, श्रीमान, हमें गवाह मिल गया है। राजेंद्र एक पल के लिए अचल रहा। उसका हाथ अनजाने में मुंह तक गया और फिर उसने आंखें खोलकर कहा, क्या तुम गंभीर हो जगन्नाथ? ईवा ने एक दूसरे को देखते हुए पीछा करने की कोशिश की और प्रश्न का विरोध नहीं कर पाई। क्या वह वही व्यक्ति है जिसने सब कुछ देखा था? राजेंद्र ने उसे एक ऐसी गंभीरता के साथ देखा जिसमें कोई संदेह नहीं था। हाँ ईवा, वह वही व्यक्ति है जो यह साबित कर सकता है कि यह एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक घात लगाकर हमला था। जो खामोशी आई वह बस एक पल के लिए थी। इससे पहले कि राजेंद्र ने अपनी नजर जगन्नाथ की ओर मोड़ी और पूछा, तुम्हें वह कहाँ मिला? जगन्नाथ ने सटीक उत्तर दिया, वह यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में था। हमने उसे एक सराय में ले आए हैं। ईवा ने राजेंद्र की ओर एक सवाल के साथ देखा जो अभी तक समझ में नहीं आया था। आपको उसके बारे में कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि वह गवाह था? राजेंद्र ने उस स्पष्टता के साथ जवाब दिया जिसने उस पहेली के हर टुकड़े को सालों से धैर्य से इकट्ठा किया था। मेरे चाचा ने जगन्नाथ पर भरोसा किया और वह सभी बातचीत सुनता है। मेरे चाचा भी उस आदमी की तलाश कर रहे थे और मैं भी। सौभाग्य से हम पहले पहुंचे। जगन्नाथ ने तब महाराजा की ओर उस प्रश्न के साथ देखा जो उस कमरे में प्रवेश करने के बाद से हवा में था। और अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? राजेंद्र एक पल के लिए चुप रहा, और जब उसने बात की तो उसकी आवाज में उस व्यक्ति की सटीकता थी जिसने उस पर कई बार सोचा था और तैयार था। मैं अपने चाचा से कहूंगा कि ईवा और मुझे अपनी हनीमून एक अधिक आरक्षित जगह पर चाहिए और हम फार्म हाउस जाएंगे। वह आश्वस्त है कि मैं एक मूर्ख हूं जो एक वारिस पैदा करने में व्यस्त हूं। उससे कहो कि वह मेरी सुरक्षा के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराए और अपने 3 विश्वसनीय आदमियों को वहां ले जाओ। फार्म हाउस की देखभाल करने वाले लोग मेरे भरोसेमंद हैं, लेकिन वह सोचेगा कि तुम्हारे वहां होने से हम उसकी निगरानी में हैं। फिर हम उस आदमी को भी ले जाते हैं, शाही दरबार के अधिकारी को बुलाते हैं ताकि वह मेरी और उस आदमी की बात सुने और मैं अपने चाचा पर औपचारिक रूप से आरोप लगाऊं। जगन्नाथ ने ईमानदारी से चिंता के साथ भौहें चढ़ाईं
जो बिना रोमांस के जोखिमों की गणना करती है। श्रीमान, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत खतरनाक है? ईवा एक दूसरे को देख रही थी, उस सब की आयाम को आत्मसात करने की कोशिश कर रही थी। यह स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश कर रही थी कि उस कथानक में उसकी भूमिका वास्तव में क्या थी, जो उसके प्रकट होने से बहुत पहले शुरू हो गया था। मानो वह जानती हो कि उसके अंदर क्या चल रहा था। राजेंद्र ने उसे सीधे ध्यान से देखा और कहा, ईवा, एक बार फिर मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारे यहां होने से मैं अपनी हनीमून का बहाना बना सकता हूं, ताकि इस घर से दूर जा सकूं बिना संदेह पैदा किए। शांत रहो, मेरे आदमी हमें चाचा से बचाएंगे। तुम वहां मेरे साथ सुरक्षित रहोगी। ईवा ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर उस साधारण दृढ़ता के साथ कहा जिसने पहले ही एक निर्णय ले लिया था और पीछे हटने का इरादा नहीं था। मैंने कहा था कि मैं मदद करूंगी और मैं मदद करूंगी, लेकिन उसके बाद मैं अपनी आजादी चाहती हूं, जैसा हमने तय किया था। और जब वह यह कह रही थी तो वह यह भी सोच रही थी कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो उसे अपने पिता के घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। वह जाना चाहती थी, कहीं दूर से फिर से शुरू करना चाहती थी, और राजेंद्र के साथ वह समझौता अब तक का एकमात्र रास्ता था जो उसे वहां तक ले जा सकता था। उस दोपहर राजेंद्र ने चाचा से ऐसी सहजता के साथ बात की जैसे उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी न हो। उसने फार्म हाउस के बारे में एक साधारण उत्साह के साथ बात की। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ शहर की भीड़भाड़ से दूर समय बिताना चाहता है और उसका ध्यान ठीक आराट, उसका ध्यान विंदेलाही वही था जो वीर सिंह हमेशा कहता था कि होना चाहिए। चाचा ने संतुष्ट मुस्कान के साथ सुना। वह उस पहल को बहुत अच्छी नजर से देख रहा था और जगन्नाथ ने महाराजा की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके साथ जाने की पेशकश की, जिसे वीर सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के मंजूर कर लिया, यह आश्वस्त होकर कि वह अपनी आंखें उस यात्रा में रख रहा था। राजेंद्र की योजना इतनी पूर्णता के साथ काम कर गई थी कि वह लगभग बहुत सरल लगती थी, लेकिन ठीक उसी स्पष्ट सादगी में उसकी ताकत थी। अगली सुबह, बहुत सुबह, जब रोशनी अभी भी हल्की थी और शाही महल अभी भी अपनी पत्थर और लकड़ी की खामोशी में सोया हुआ था, राजेंद्र और ईवा एक मामूली बग्गी में फार्म हाउस के लिए रवाना हुए। जगन्नाथ और 3 चुने हुए आदमी उनके ठीक पीछे चल रहे थे, और वीर सिंह अपने व्यवसायों और उस आदमी की दिनचर्या में वापस, जो मानता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया कि वह प्रस्थान एक ऐसे खेल का पहला वास्तविक कदम था जो उसके खिलाफ पूरी तरह से बदलने वाला था। फार्म हाउस तक की यात्रा पूरे 2 दिन चली और ईवा ने उस समय का अधिकांश हिस्सा बग्गी के अंदर बिताया। राजेंद्र को ऐसे ध्यान से देखती रही जिसे वह खुद छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा था। वे 2 लंबे दिन थे। रास्ते हमेशा आसान नहीं थे, जरूरी पड़ावों के साथ और उन सभी असुविधाओं के साथ जो इस आकार की यात्रा किसी भी यात्री पर थोपती है। और इसी संदर्भ में उसे वास्तव में उन सीमाओं को समझना शुरू हुआ जिन्हें राजेंद्र शरीर में ढो रहा था, बिना उन्हें कभी चेहरे पर दिखाए। ऐसे क्षण थे जब पुरुषों को उसे बग्गी से उतरने में, पड़ावों पर, अधिक अनियमित इलाकों में मदद करने की जरूरत पड़ती थी, और वह उस मदद को एक शांत गरिमा के साथ स्वीकार करता था, जिसमें न तो गर्व को ठेस लगी थी और न ही हार मानी हुई निराशा। बस उस व्यक्ति की व्यावहारिक चेतना जिसने उस सीमा में जीना सीख लिया था जो भाग्य ने उसे थोपी थी। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि वह अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता था, कि एक विवेकपूर्ण रेखा थी जिसके परे वह अकेले ही चीजों को सुलझाना पसंद करता था, और जो आदमी उसकी सेवा करते थे वे उस रेखा को अच्छी तरह जानते थे। ईवा यह सब देख रही थी और लगभग अनजाने में सोच रही थी कि ऐसे आदमी को देखना दोफोद्दा था। सुंदर, बुद्धिमान, कंधों और दिमाग में मजबूत, अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति के लालच के कारण चलने से वंचित। 2 दिन की यात्रा किसी को पूरी तरह से जानने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन शुरुआत करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा थी। जब बग्गी आखिरकार फार्म हाउस के सामने रुकी और ईवा नीचे उतरी और जो कुछ उसके सामने था उसे देखा, तो वह एक पल के लिए चुप रही, बस उसे आत्मसात करने के लिए। घर शाही महल जितना बड़ा नहीं था, उसमें चौड़े मुखौटों की भव्यता या बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध बगीचे नहीं थे, लेकिन इसमें अपनी एक राजसी गरिमा थी। शांत और आरामदायक 2 मंजिला पत्थर का घर जो हरी लताओं से ढका था, और खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे दुनिया की सारी रोशनी अंदर आने के लिए बनाई गई हों। यह उस तरह की जगह थी जो कहानियों को बसाने के लिए बनी लगती थी, और ईवा ने इसे देखकर अपने अंदर कुछ स्थिर होते हुए महसूस किया, जैसे इस जगह का तापमान दूसरों से अलग था। लियोन और जस्टिना, जो संपत्ति की देखभाल करते थे, एक वृद्ध दंपति थे, पहली मुस्कान से ही दयालु, उस गर्मजोशी के साथ जो लोग किसी जगह पर इतने लंबे समय तक रहते हैं कि वे उसका हिस्सा बन जाते हैं।
वे दंपति का स्वागत करने के लिए संयमित आलिंगन और शादी के लिए सच्ची बधाई के साथ आए, और राजेंद्र ने उन्हें एक स्नेही परिचितता के साथ प्राप्त किया, जिसने कई सालों से बने संबंध को प्रकट किया। जब उन्हें अंदर ले जाया जा रहा था, राजेंद्र ईवा के पास आया और धीमी आवाज में कहा, जो इतनी विवेकपूर्ण थी कि केवल वही सुन सके, यहां भी हम अपनी शादी का नाटक जारी रखेंगे। उसने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। जस्टिना ने एक उदार और सुगंधित दोपहर का भोजन तैयार किया, जिसने घर को उन केवल आराका सास्पे लेल की सुगंधों से भर दिया, जिससे सुरक्षित जगहों और बिना जल्दबाजी वाली शामों की याद आती थी। खाने के दौरान जगन्नाथ को राजेंद्र के पास जाने का मौका मिला। उसे धीमी आवाज में सूचित किया कि गवाह अगले दिन आएगा, और ईवा ने महाराजा की आंखों में कुछ ऐसी चमक देखी जिसे उसने जल्दी से नियंत्रित कर लिया, इससे पहले कि उसके आसपास कोई उसे नोटिस कर पाता। दोपहर के भोजन के बाद जब घर दोपहर की गुनगुनी लय में बस गया था, राजेंद्र ईवा की ओर मुड़ा और उस हल्की आवाज में पूछा, जो सच्ची लग रही थी, चलो बगीचे में टहलते हैं। उसने सिर हिलाया और दोनों पीछे के दरवाजे से एक ऐसे बगीचे में चले गए जो साधारण लेकिन सुंदर था, जिसमें जंगली फूल और पुराने पेड़ थे जो मिट्टी के रास्ते पर एक उदार छाया देते थे। कुछ हिस्सों में जमीन उबड़ खाबड़ थी और ईवा व्हील चेयर के पीछे खड़ी होकर बिना कोई दिखावा किए मदद कर रही थी, और राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसे करने दिया। और उन दोनों के बीच उस छोटे से शांत हावभाव में उन चीजों का सांत्वना था जिन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें एक चौड़े पेड़ की छाया में एक गहरा लकड़ी का बेंच मिला और ईवा बैठ गई, और कुछ देर के लिए उन दोनों में से किसी ब्लाकतर ने कुछ नहीं कहा, बस खेत की खामोशी को अपने बीच के स्थान को भरने दिया। राजेंद्र ने एक सवाल से चुप्पी तोड़ी, जिसमें जिज्ञासा से ज्यादा परवाह थी। क्या तुम्हें अपने पिता की याद आती है? ईवा ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सामने देखा, जैसे कोई शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हो ताकि वे ठीक वही कहें जो उन्हें कहने की जरूरत है। नहीं, मुझे उनकी याद नहीं आती, उसने एक ऐसी शांति से कहा जो ठंडक नहीं थी, वह बस नाटक से रहित सच्चाई थी। उन्होंने मुझे आपके चाचा को बेच दिया ताकि वे अपनी विलासिता भरी जिंदगी न खोएं। राजेंद्र चुप रहा, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उस दर्द को बिना नाम बताए पहचानता था। फिर उसने उसी कोमलता से पूछा, और तुम्हारी माँ? ईवा ने गहरी सांस ली, और जब उसने बात की तो उसकी आवाज में एक अलग बनावट थी, अधिक नरम, जैसे कोई सावधानी से रखा गया दराज खोल रहा हो। मेरी माँ प्यारी, कोमल थीं, उसने कहा। वह मूंगफली की कुकीज बनाती थीं और मुझे उन्हें दूध में डुबोकर खाना बहुत पसंद था। उसने हल्का सा आह भरी और फिर एक ऐसी सरलता से जोड़ा जिसने 1000 शब्दों से ज्यादा कहा। मेरी माँ एक अद्भुत माँ थी, और तुम्हारे माता पिता? राजेंद्र ने उसे चुपचाप सुना, और जब उसने खत्म किया तो वह एक पल के लिए बगीचे की ओर देखता रहा, इससे पहले कि वह अपने माता पिता के बारे में बात करता। मेरी माँ को फूल बहुत पसंद थे, राजेंद्र ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसका स्वर नीचे हो गया था, बिना उसे खुद भी पता चले। उन्हें बगीचा बहुत पसंद था। उस महल के बगीचे की योजना उन्होंने ही बनाई थी, हर क्यारी, हर पेड़। उसने एक छोटा सा विराम लिया और फिर जारी रखा। मेरे पिता को घोड़े बहुत पसंद थे, वे उनके प्रति जुनूनी थे। जब मैं 15 साल का हुआ तो उन्होंने मुझे एक घोड़ा उपहार में दिया। हमने उसे मार्टेलो कहा, सुंदर, सफेद। मैंने उस पर एक बार सवारी की और फिर वह रुक गया, और ईवा को वह सब कुछ महसूस हुआ जो उसके कहने से पहले आने वाला था। अगले दिन हम शहर जा रहे थे जब दुर्घटना हुई और मैं फिर कभी चल नहीं पाया। जो चुप्पी आई वह घनी थी, राजेंद्र की स्मृति में क्रूर स्पष्टता के साथ जीवित छवियों से भरी थी। फिर उसने एक ऐसी निहित कड़वाहट से जोड़ा जो खुले गुस्से से भी बदतर थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे चाचा ने मार्टेलो को अपने लिए ले लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे नस्ल के घोड़े का अस्तबल में सड़ना कोई मतलब नहीं है कि वह उसका अच्छा उपयोग करेंगे। ईवा ने यह सब सुना और उसके सीने में कुछ कसने लगा, क्योंकि उस छोटे से विवरण में वीर सिंह की सारी क्रूरता एक ही क्रिया में संक्षेपित थी। भतीजे से न केवल शीर्षक और स्वतंत्रता छीनना, बल्कि उसे अपने माता पिता से जोड़ने वाले आखिरी पुल भी। ईवा उसे एक पल के लिए देखती रही, उस आदमी को जिसने इतना कुछ खो दिया था, और फिर भी वह वहां एक योजना और खुली आंखों के साथ था। और फिर उसने एक कोमल दृढ़ता से कहा, जो दया नहीं थी बल्कि एक सच्ची प्रेरणा थी, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, आप सब कुछ वापस पा लेंगे। राजेंद्र ने एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ अपने पैरों की ओर देखा जो बस 1 सेकंड तक रही, इससे पहले कि उसे नियंत्रित किया गया, और एक शांत निराशा के साथ कहा, लेकिन मैं चल नहीं पाऊंगा ईवा। उसने मुझसे वह छीन लिया। उसने उसे सीधे देखा
और उस प्रश्न के बिना जवाब नहीं दिया जो उसकी कहानी जानने के बाद से उसके अंदर बन गया था। लेकिन आपने बस वही स्वीकार कर लिया जो डॉक्टरों ने कहा और कभी कुछ और कोशिश नहीं की। क्या आपने अन्य राय नहीं लेनी चाहिए? और फिर उसने उस स्पष्टवादिता के साथ जोड़ा जो उसने पहले भी दिखाई थी। उन डॉक्टरों को किसने लाया था जिसने आपकी जांच की थी? राजेंद्र ने आंखें थोड़ी और खोल दी, मानो प्रश्न ने एक ऐसे गलियारे में रोशनी कर दी हो जो बहुत लंबे समय से बंद था, और धीरे से जवाब दिया, मेरे चाचा। मैं युवा था, तबाह था, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में मैंने किसी और की तलाश नहीं की। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर एक छोटी सी हिचकिचाती मुस्कान के साथ उसे देखा जिसमें कुछ नाजुक था, जैसे कोई ऐसी खिड़की खोल रहा हो जो बहुत लंबे समय से बंद थी, और कहा, ईवा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में फिर से उम्मीद करनी चाहिए? ईवा ने उसे एक ऐसी शांति से मुस्कुराया जो निश्चितता भी थी, और जवाब दिया, उन्होंने उन डॉक्टरों को भुगतान किया होगा। राजेंद्र, देखो उन्होंने कितनी बुराइयां की हैं। मुझे लगता है कि यह सब सुलझाने के बाद आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। राजेंद्र ने उसे देखा और उसकी हरी आंखों में कुछ हिल रहा था। उम्मीद की एक डोर जिसे उसने इतनी गहराई से छिपा रखा था कि वह लगभग भूल गया था कि वह कहाँ थी। उसने अपनी स्थिति को उस निराशा के साथ स्वीकार कर लिया था जिसे कहीं और नहीं जाना था। लेकिन ईवा सही थी और वह जानता था, और बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने उस दुखद निश्चितता को थोड़ा सा डगमगाने दिया। जस्टिना ने उस रात जो रात का खाना बनाया वह एक उत्सव के लायक था, जिसमें मेज पर भरे व्यंजन थे और हवा में उदार मसालों की खुशबू थी, और चारों ने मेज के चारों ओर उस हल्की आवाज में बात की जो इम्प्रॉबेबल लगती थी, यह देखते हुए कि उस शांत सतह के नीचे सब कुछ हिल रहा था। राजेंद्र और ईवा ने नवविवाहितों की अपनी भूमिका को इतनी सहजता से निभाया कि उन्होंने खुद को भी हैरान कर दिया, और लियोन और जस्टिना उन्हें उस साधारण कोमलता से देख रहे थे जो खुश लोगों को देखना पसंद करने वाले लोगों की होती है। मेज हटाने और घर की रोशनी एक एक करके बुझ जाने के बाद दोनों कमरे में गए, जो महल के कमरे से छोटा था, लेकिन उसमें वह आराम था जो बड़े स्थानों में कभी कभी नहीं होता। चिमनी पहले से ही जल रही थी जब वे पहुंचे, और लकड़ी उस धीमी और लगातार आवाज के साथ चटक रही थी जो सबसे शांत आवाजों में से एक होती है। राजेंद्र ने बिस्तर की ओर देखा और फिर खुद से थोड़ा नाराज होकर कहा, मैं लियोन से एक नीचा गद्दा लाने के लिए कहना भूल गया। क्या तुम मुझे बिस्तर पर चढ़ने में मदद कर सकती हो? ईवा बिना झिझके उसकी ओर गई, कुर्सी के बगल में खड़ी हुई, अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसे उठने और बिस्तर पर बैठने में मदद की। वह भारी था, एक चौड़े कंधों और मजबूत बाहों वाले आदमी का वास्तविक वजन था, और कपड़ों के माध्यम से वह उसकी पीठ और बाहों की मांसपेशियों को तनाव से महसूस कर सकती थी, और उसके शरीर की गर्मी इतनी करीब थी कि उसे नजरअंदाज करना असंभव था। उसकी नाक उसकी बालों को हलचल में छू गई, और वह एक सेकंड के लिए जरूरत से ज्यादा करीब रही, इससे पहले कि वह अलग हो। मैं भारी हूं, है ना? राजेंद्र ने एक मुस्कान के साथ कहा जो आधी माफी और आधी मजाक थी। ईवा ने उसे देखा और एक संयम के साथ जवाब दिया जो बस एक सेकंड तक रहा, इससे पहले कि वह हार गई। काफी, और दोनों हंसे, एक छोटी और तेज हंसी जिसमें न तो कोई रिहर्सल थी और न ही कोई गणना। बस फार्म हाउस के कमरे में दो इंसान जिन्होंने एक पल के लिए एक साथ अपनी गार्ड गिरा दी। ईवा ने कपड़े बदले और उसके बगल में लेट गई, और राजेंद्र एक पल के लिए चुप रहा, इससे पहले कि लगभग सोए हुए आवाज में कहा, ईवा, जल्द ही तुम इस सब से आजाद हो जाओगी। उसने उसे सुना और छत की ओर देखती रही, और उन शब्दों में कुछ ऐसा था जो राहत भरा लगना चाहिए था, लेकिन जिसने उसके अंदर एक अधिक जटिल, नाम देना मुश्किल प्रभाव पैदा किया। शादी के कुछ ही दिनों में राजेंद्र एक पूरी तरह से अलग आदमी निकला था जिसकी उसने कल्पना की थी, और ईवा कमरे के अंधेरे में खुली आंखों से तब तक रही जब तक थकान ने आखिरकार उसे हरा नहीं दिया। वह भोर में एक ऐसी आवाज से जाग गई जो न तो हवा थी और न ही चिमनी, वे धीमी और संयमित सिसकियां थीं। उस तरह की आवाज जो कोई तब करता है जब वह किसी को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसे पूरी तरह से खामोश नहीं किया जा सकता। ईवा बिस्तर पर बैठ गई, और अभी भी जल रही अंगीठी की सुनहरी चमक में उसने राजेंद्र को हल्का सा करवट बदलते देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, भूरे बालों की लटें माथे से चिपकी हुई थीं। शरीर उस कठोरता के साथ तनाव में था जो नींद और दर्द के बीच की जगह में होता है, बिना उनमें से किसी से बाहर निकल पाए। वह तेजी से उठी, मेज पर रखा तसला और बगल में तौलिया लिया, उसे भिगोया और धीरे से उसके माथे पर फेरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं जैसे कोई दूर से लौट रहा हो, और जब उसने उसे देखा
तो उसने अपने नाम को एक फुसफुसाहट में कहा जिसमें उस व्यक्ति की आवाज थी जिसने अभी अभी कुछ ऐसा पाया था जिसकी उसे जरूरत थी। ईवा। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और शांति से कहा, राजेंद्र, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? वह बिस्तर पर मेहनत से बैठ गया, गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे माफ करना, कभी कभी मुझे बुरे सपने आते हैं और मुझे ये दौरे पड़ते हैं और मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लगता है। मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ? उसने बिना झिझके कहा और उसकी आवाज में एक दृढ़ उपस्थिति थी जो दायित्व नहीं थी। यह एक सच्ची परवाह थी जो बिना अनुमति के आ गई थी। राजेंद्र ने जवाब देने से पहले उसे एक पल के लिए देखा। घर पर जब मुझे ये दौरे पड़ते हैं तो वे मुझे एक मालिश देते हैं जिससे दर्द कम होता है। ईवा ने उसे शांति से देखा और पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई मूल्यांकन कर रहा हो कि वह बहुत ज्यादा मांग रहा है या नहीं, और फिर कहा, तुम्हारे लिए ठीक है। उसने सिर हिलाया और वह बिस्तर पर मुंह के बल लेट गया। उसकी चौड़ी पीठ उसकी ओर थी, त्वचा अंगीठी की चमक से थोड़ी सुनहरी थी। ईवा बिस्तर पर घुटने टेक कर बैठ गई, अपनी हथेलियों को एक दूसरे से कुछ देर तक गर्म किया और फिर उन्हें धीरे से उसकी पीठ पर रखा। त्वचा नरम और गर्म थी, दौरे के बुखार से बहुत गर्म, और उसने अपने हाथों को दृढ़ दबाव और धीमी गति के साथ हिलाना शुरू किया। अपनी उंगलियों के नीचे उन मांसपेशियों में मौजूद घने तनाव को महसूस किया जैसे टूटने वाली रस्सियां हों, और उसने उस कठोरता को धीरे धीरे ढीला किया, उस धैर्य के साथ जो जानता है कि सच्चा दर्द जल्दी नहीं कम होता। राजेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सांस धीरे धीरे खुलने लगी और वह अपनी हथेलियों के नीचे हर रेशे को ढीला होते हुए महसूस कर सकती थी, हर गांठ को चुपचाप खुलते हुए, जबकि अंगीठी की हल्की चटक उस बंद और गर्म कमरे में एकमात्र आवाज थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या बेहतर है? और उसने एक भारी आवाज में जवाब दिया जिसे वह वर्गीकृत नहीं कर पाई, यह सबसे अच्छी मालिश थी जो मुझे मिली है। ईवा अंधेरे में मुस्कुराई बिना उसे देखे, और तभी वह धीरे से मुड़ा और अपनी अभी भी भारी आंखों से उसे देखा, लेकिन सच्ची कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के साथ, बिना समारोह के, बिना प्रोटोकॉल के। धन्यवाद ईवा, उसने बस कहा। उसने उसी सरलता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, और फिर से उसके बगल में लेट गई। उसने चादर को कंधों तक खींचा और छत की ओर देखती रही जब तक कि वह सुनिश्चित नहीं हो गई कि वह सो गया था। लेकिन वह सोई नहीं। वह कमरे के गर्म अंधेरे में खुली आंखों से जागती रही। उसकी हथेलियां अभी भी उस पीठ की गर्मी को संजोए हुए थीं। उसके नाम की फुसफुसाहट उसके अंदर एक ऐसी जगह पर गूंज रही थी जहां उसे पहुंचने की अनुमति नहीं मिली थी। उसने कहा था कि वह जल्द ही आजाद हो जाएगी और वह यही चाहती थी। उसने यही मांगा था, इसका यही मतलब था। लेकिन उस पल, उस शांत सुबह में, जब चिमनी धीरे धीरे बुझ रही थी और राजेंद्र उसके बगल में सो रहा था, ईवा ने खुद को ऐसे विचार करते हुए पाया जो उसे नहीं करने चाहिए थे। उस आदमी के बारे में विचार जो कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा बन गया था जिसे वह अभी तक नाम देने का साहस नहीं कर पाई थी, और यह उसे उन सभी चीजों से कहीं ज्यादा डरा गया था जो उसने तब से महसूस की थीं जब से सब कुछ शुरू हुआ था। अगले दिन ईवा उठी और अपना हाथ बिस्तर के उस किनारे की ओर बढ़ाया जहां राजेंद्र सोया था, लेकिन उसे बस ठंडी और सिकुड़ी हुई चादर मिली जो यह बताती थी कि कोई कुछ समय पहले ही चला गया था। वह कुछ देर के लिए बैठी रही, खाली कमरे को देखती रही, अपने चारों ओर जागते हुए फार्म हाउस की आवाजें सुन रही थी। बाहर पक्षी, रसोई से कॉफी की खुशबू ऊपर आ रही थी, और उसकी अनुपस्थिति का एक ऐसा बोझ था जिसे वह इतनी जल्दी महसूस करने की उम्मीद नहीं कर रही थी। वह नीचे गई, लियोन और जस्टिना के साथ नाश्ता किया, और जब उसने राजेंद्र के बारे में पूछा, जस्टिना ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे और शांति से कहा कि उसने सुबह जल्दी जगन्नाथ के साथ बाहर जाने के लिए कहा था और वह रात तक लौट आएगा। ईवा ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और अपना दिन घर में, बगीचे में, किसी भी चीज में मन लगाने की कोशिश में बिताया ताकि विचार वहां न जाएं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सुबह बीतती गई, दोपहर आई और चली गई, रात का खाना परोसा गया और हटा दिया गया, और राजेंद्र नहीं आया। ईवा कमरे में गई, बिस्तर के किनारे बैठी दरवाजे को देखती रही और फिर इस बेचैनी के साथ इधर उधर चलने लगी कि उसे नहीं पता था कि उसे क्या महसूस हो रहा था, और अगर वीर सिंह को कुछ पता चल गया था, और अगर गवाह के साथ कुछ गलत हो गया था, अगर राजेंद्र गायब हो गया तो उसका क्या होगा? प्रश्न उसके सिर में गुणा हो रहे थे बिना किसी उत्तर के। और फार्म हाउस की खामोशी, जो दिन में आरामदायक लगती थी, रात में उसका एक अलग बोझ था, अधिक घना, अधिक संभावनाओं से भरा, जिन्हें वह कल्पना नहीं करना चाहती थी। उसने वीर सिंह के बारे में सोचा, उस गणनात्मक मुस्कान के बारे में जिसे वह मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करता था,
उस नज़र के बारे में जो सब कुछ तौलती थी, बिना यह दिखाए कि वह ऐसा कर रही थी, और उसे एक ठंडक महसूस हुई जो रात की हवा से नहीं आ रही थी। उसने राजेंद्र के बारे में सोचा, उस आदमी के बारे में जिसने सालों तक अकेले एक ऐसा बोझ ढोया था जो अधिकांश लोगों को नष्ट कर देता, जिसने हर कदम की योजना उस धैर्य के साथ बनाई थी, जो जानता है कि सही समय ही सब कुछ है, और जो उस रात किसी जगह एक डरे हुए गवाह के साथ था, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया में अभी भी न्याय मौजूद है। वह कमरे में टहल रही थी, रुकती थी, अंधेरी खिड़की को देखती थी, फिर से शुरू करती थी, और उस रात समय ने आगे बढ़ना बंद करने का फैसला कर लिया था। तभी दरवाजे का हैंडल हिला और ईवा इतनी तेजी से मुड़ी कि वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी, और राजेंद्र दरवाजे पर दिखाई दिया, अपने हाथों में एक ट्रे सावधानी से लिए हुए। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन उस शांति की हल्की सी झलक के साथ जो उसके चेहरे की प्राकृतिक भाषा लगती थी। ईवा ने उसे देखा और शब्द उसके मुंह से निकल गए, इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती। राजेंद्र, मैं बहुत चिंतित थी। वह अंदर आया, ट्रे को सावधानी से मेज पर रखा, और फिर उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसमें एक सच्ची माफी थी, जिसमें कुछ और कोमल मिला हुआ था। मुझे माफ करना ईवा, यह एक मुश्किल दिन था। जो आदमी गवाही देने वाला था वह बहुत डरा हुआ था और उसे मनाना बहुत मुश्किल था। हमें उससे बात करने के लिए इस क्षेत्र में एक अच्छी तरह से छिपी हुई कुटी तक जाना पड़ा। उसने एक छोटा सा विराम लिया और फिर ट्रे की ओर एक मुस्कान के साथ इशारा किया जो एक साथ शर्मीली और आत्मविश्वासी थी। लेकिन मैं माफी के लिए कुछ लाया हूं। ईवा ने ट्रे की ओर देखा और एक पल के लिए चुप रही, क्योंकि जो कुछ वहां था वह साधारण था और साथ ही बिल्कुल भी साधारण नहीं था। दूध के 2 सफेद और गर्म गिलास और उनके बगल में मूंगफली की सुनहरी सुगंधित कुकीज से भरी एक प्लेट, जिसे इस सावधानी से रखा गया था कि उन्हें ध्यान से बनाने के लिए कहा गया था। राजेंद्र मुस्कुराया और कहा, मैंने जस्टिना से उन्हें बनाने के लिए कहा था। तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ उन्हें तुम्हारे लिए बनाती थीं। ईवा ने उस प्लेट को एक सेकंड के लिए देखा जो उससे ज्यादा लंबा लगा था। उसने अपने सीने में कुछ ऐसी ताकत से हिलते हुए महसूस किया जिसने अनुमति नहीं मांगी थी, और फिर वह मेज पर बैठ गई, एक कुकी ली, उसे दूध में डुबोया और धीरे धीरे खाया। यह अच्छी थी, यह बहुत अच्छी थी, यह उतनी ही अच्छी थी जितनी उसकी माँ बनाती थी, और ठीक यही चीज उसे निहत्था कर गई। उदासीनता अचानक आई, तेज और दर्दनाक, जैसे हमेशा आती हैं वे उदासीनताएं जो बहुत लंबे समय तक बिना किसी के साथ साझा किए रखी गई हों। इस तरह दुनिया में अकेला होना दुखद था, बिना परिवार के, बिना समर्थन के, बिना किसी ऐसे व्यक्ति के जो सुबह जागकर उससे पूछता कि वह कैसी है, क्योंकि वह सचमुच जानना चाहता था। और एकमात्र व्यक्ति जो वह शरण होनी चाहिए थी, उसने उसे ऐसे खारिज कर दिया था जैसे वह सौदेबाजी के लिए एक और सामान हो। जब ईवा को एहसास हुआ तो आंसू पहले ही उसके चेहरे पर बह रहे थे, बिना उसे यह महसूस हुए कि वह कब शुरू हुए थे। चुपचाप और गर्म, और उसने उन्हें छिपाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अब उसके पास ऐसा करने की ऊर्जा नहीं थी। राजेंद्र ने उसे तुरंत और सच्ची चिंता से देखा, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं थी। ईवा, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मुझे अफसोस है। उसने अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जो आंसुओं के बीच ऐसी अजीब सुंदरता के साथ दिखाई दी जो केवल ईमानदार मुस्कानों में होती है। यह उदासीनता का रोना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। फिर उसने एक कुकी और एक गिलास दूध लिया और उसे दिया। अब तुम कोशिश करो। राजेंद्र ने स्वीकार किया, कुकी का एक टुकड़ा खाया, एक घूंट दूध पिया और फिर पूरी ईमानदारी से आश्चर्य के साथ कहा, वाह, तुम सही हो, यह बहुत अच्छा है। आंसू धीरे धीरे सूख गए, जबकि दोनों वहीं मेज पर दूध के गिलास और मूंगफली की कुकीज के साथ बैठे रहे। और उस पल में एक ऐसी अंतरंगता थी जिसकी उन दोनों में से किसी ने योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जो उसी तरह आ गई थी जैसे सच्ची चीजें आती हैं, बिना सूचना के और बिना अनुमति मांगे। ईवा ने उसे देखा और उसे वह आंतरिक चेतावनी महसूस हुई जो उसने पहले भी महसूस की थी। वह आवाज जो कहती थी कि वह उस आदमी से प्यार नहीं कर सकती, कि वह दयालु था, कि दयालुता प्यार नहीं थी, कि उस सब की एक समय सीमा थी और एक समझौता था और एक निश्चित अंत था। लेकिन उन कुकीज को लाने का हाव भाव जो उसने बगीचे के बेंच पर अपनी माँ के बारे में कहा था, उसे याद रखना और उस याद को एक ठोस प्रवाह में बदलना, उस चेतावनी की आवाज को और भी दूर कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे बताओ कुटी में क्या हुआ। राजेंद्र ने आह भरी, गिलास को मेज पर रखा और फिर उस निहित गंभीरता के साथ बात की जो एक बहुत लंबे रास्ते के अंत तक पहुंच रहा हो। कल दोपहर शाही परिवार से लोग उसका बयान लेने आ रहे हैं, सब कुछ पूरी गोपनीयता में,
और मैं अपने चाचा के खिलाफ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराऊंगा और उसे गिरफ्तार करवाऊंगा, और तभी हम अपने घर वापस जाएंगे। जब उसने हमारे घर शब्द कहे तो उसके अंदर कुछ हिल गया। राजेंद्र ने उस शांत सटीकता के साथ जारी रखा जिसने बोलने से पहले सब कुछ सोच लिया था। लेकिन मेरे चाचा बहुत चालाक हैं, इसलिए हर सावधानी बरतनी होगी। जगन्नाथ हमारी सुरक्षा के लिए यहां और आदमी लाया है। शांत रहो, हम सुरक्षित हैं। ईवा ने सिर हिलाया। हर शब्द को उस ध्यान से आत्मसात कर रही थी जो जानता था कि हर विवरण मायने रखता है, और उसमें जो होने वाला था उसकी राहत और एक शांत तनाव का मिश्रण था जो तभी गायब होगा जब वीर सिंह वास्तव में कैद हो जाएगा और उनके जीवन से दूर होगा। फिर राजेंद्र ने बिस्तर की ओर देखा और अपने आप से थोड़ा नाराज होकर कहा, जिसे वह अब पहचानने लगी थी, ईवा, मैं लियोन को गद्दा बदलने के लिए फिर से बताना भूल गया। क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसने सिर हिलाया और दोनों बिस्तर तक गए। वह उसके बगल में खड़ी हो गई, जैसा उसने करना सीख लिया था। उसे लेटने में मदद करने के लिए अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा, लेकिन उस हलचल में कुछ फिसल गया। संतुलन एक पल के लिए खो गया और ईवा उस पर गिर गई, एक छोटे से प्रभाव के साथ जिसने उन दोनों को पूरी तरह से अचल कर दिया। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर था। दोनों की सांस एक ही समय पर रुक गई थी और इतने पंसरिहरा करीब 2 शरीरों से निकलने वाली गर्मी को नजरअंदाज करना असंभव था। यह ढोंग करना असंभव था कि वह वहां नहीं थी। उन दोनों में से कोई भी एक पल के लिए नहीं हिला, जो उससे कहीं ज्यादा लंबा लगा जितना वह वास्तव में था। और उनके बीच एक ऐसी धारा थी जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जिसे दोनों उसी स्पष्टता से महसूस कर सकते थे जिससे आग की गर्मी महसूस होती है। राजेंद्र ने उसके सीने के खिलाफ उसके दिल को तेज धड़कते हुए महसूस किया। उसने अपने ऊपर उसके शरीर का नरम वजन महसूस किया और महसूस किया कि वह उस क्षण तक किसी प्रस्कौड़ महिला के इतने करीब कभी नहीं आया था। उसने कभी भी उस भेद्यता और शक्ति के संयोजन को महसूस नहीं किया था जिसे वह बिना खुद भी जाने फैला रही थी। उसका हाथ सहज रूप से उसकी कमर की ओर गया, जैसे शरीर ने मन के हस्तक्षेप करने से पहले एक निर्णय ले लिया हो, और फिर दूसरा हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके चेहरे को कोमलता से छुआ। ईवा ने उसकी आंखों में देखा और राजेंद्र फुसफुसाया, एक ऐसी आवाज में जो न तो प्रश्न थी और न ही उत्तर, वह बस उस पल में मौजूद एकमात्र चीज थी। और उसने उसे उन गहरी हरी आंखों से देखा जिन्हें उसने पहले दिन से समझने की कोशिश की थी, और फुसफुसाया, तुम एक परी जैसी लगती हो ईवा। यह निश्चित नहीं है कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह हुआ जैसे वे चीजें होती हैं जो अपरिहार्य होती हैं। वास्तविक बनने से बहुत पहले उसने उसके सिर को कोमलता से अपनी ओर खींचा, उसकी भूरी बालों में उंगलियां धीरे से उलझ गईं और उसे चूमा। और वह चुंबन वह सब कुछ था जो दुनिया में 2 घायल और अकेली आत्माओं को एक दूसरे से कहने की जरूरत थी, बिना अब तक सही शब्द पाए। यह उस व्यक्ति का चुंबन था जिसने स्नेह के बिना जीना सीख लिया था और भूल गया था कि स्नेह एक जरूरत है और विलासिता नहीं। यह उन 2 शरीरों का चुंबन था जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बिना किसी सुरक्षित जगह के आराम किया था। ईवा ने उसी तीव्रता के साथ जवाब दिया जिसके साथ उसने शुरू किया था, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी गणना के, बस उस ईमानदारी के साथ जो आखिरकार किसी ऐसी चीज से लड़ना बंद कर देती है जो अपनी इच्छा शक्ति से भी बड़ी है। उनके होंठ ऐसे मिले जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हों, उस असंभव परिचितता के साथ जो कभी कभी 2 लोगों के बीच मौजूद होती है जिन्हें नियति ने एक दूसरे के लिए बहुत पहले तैयार किया था, इससे पहले कि उनमें से कोई भी जानता। और उस कमरे के अंदर समय पूरी तरह से रुक गया। जब चुंबन समाप्त हुआ तो वह एक पल के लिए अपना माथा उसके माथे पर रख कर रहा। उसकी सांस थोड़ी बदली हुई थी और फिर एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें एक भेद्यता थी जिसे वह शायद ही कभी दिखाता था, ईवा, मुझे माफ करना, वह बस इतना है कि मैं कभी किसी महिला के इतने करीब नहीं आया हूं। उसने उसे देखा और महसूस किया कि वह भी उतनी ही घबराई हुई थी जितनी वह, कि उस आदमी में जिसने सब कुछ शांति और योजना के साथ सामना किया था। एक छोटा और ईमानदार कंपन था जो पूरी तरह से मानवीय था, और यह उसे किसी भी शब्द से ज्यादा छू गया। और मैं कभी किसी आदमी के इतने करीब नहीं आई हूं जितना अब, उसने उसी सरलता से कहा जिसके साथ उसने उन दिनों में सब कुछ सच्चा कहा था। राजेंद्र ने उसे लंबे समय तक देखा। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो उन जगहों तक पहुंचती लगती थी जिनके बारे में उसे नहीं पता था कि वह उसके पास थी, और फुसफुसाया, क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? ईवा ने उसे देखा। उसने अपने अंदर वह जवाब महसूस किया जो प्रश्न पूछने से बहुत पहले ही बन गया था, और इस बार वही थी जो पास आई और उसे चूमा, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिसे वह रोकना नहीं चाहती थी।
वहां सुरक्षित और संरक्षित और वांछित होने की भावना थी जिसकी उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया था, बिना यह जाने कि वह यही थी जिसकी वह इंतजार कर रही थी। वह एक ऐसे तरीके से सुरक्षित महसूस कर रही थी जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था, एक ऐसे तरीके से संरक्षित महसूस कर रही थी जो समझौते और योजना और उन सभी चीजों से परे था जो शब्दों में तय की गई थीं। और उसने उसे ऐसी कोमलता और परवाह से छुआ जिसने यह प्रकट किया कि वह क्षण उन दोनों के लिए कितना मायने रखता था। अपने तरीके से, उस अनोखी भाषा में जो दो शरीर तब बनाते हैं जब वे ईमानदारी से एक दूसरे को सौंप देते हैं, वे उस रात मिले और जो कुछ हुआ था वह उनमें से किसी की भी योजनाओं में नहीं था जब वह कहानी शुरू हुई थी। लेकिन प्यार जब होता है तो होता है, और जब दो आत्माएं जो समान दर्द ढोती हैं एक चिमनी की नरम चमक से जगमगाते कमरे में मिलती हैं तो वे एक दूसरे को पहचान लेती हैं इससे पहले कि वे यह समझ पाएं कि वे क्या महसूस कर रही हैं। और उस रात ईवा और राजेंद्र ने एक दूसरे को पहचाना और खुद को प्यार करने दिया। अगली सुबह ईवा उसके सीने पर लेटी हुई जागी। उसके दिल की लयबद्ध धड़कन सुन रही थी और धीरे से खिंची इससे पहले कि उसने आंखें उठाईं और उसकी हरी आंखों को पाया, पहले से ही खुली हुई और उस पर टिकी हुई, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जो कुछ समय पहले जागा था और स्थिर रहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि क्षण समाप्त हो। उसने सुबह की कोमल आवाज में कहा, शुभ प्रभात, क्या तुम्हें जो हुआ उसका पछतावा है? वह मुस्कुराई, एक मुस्कान जो किसी भी विचार से पहले आई, और जवाब दिया, मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसने तब उसके सिर के ऊपर धीरे से चूमा और एक तरफ मुस्कुराते हुए कहा, दूध और मूंगफली की कुकीज ने तुम्हें जीत लिया है ना? ईवा और भी मुस्कुराई और कहा, तुमने सही निशाना लगाया। वे कुछ देर बाद उठे, एक अलग तरह की ताजगी के साथ, जैसे कोई उस दिन जागता है जिसके अंदर कुछ ऐसा याद रहता है जिसे भूला नहीं जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण दिन था, वह दिन जब राजेंद्र आखिरकार वह कदम उठाने वाला था जिसका उसने सालों से इंतजार किया था। और हवा में एक शांत तनाव था जिसमें एक दृढ़ संकल्प मिला हुआ था जिसे वह अपने कंधों पर ढो रहा था, जैसे कोई आखिरकार एक बहुत लंबी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हो। ईवा ने उसे तैयार होने में मदद की, उस बढ़ती हुई सहजता के साथ जो उन दोनों के बीच बिना किसी समझौते के स्थापित हो गई थी। और जब दोनों तैयार हो गए तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और नाश्ते के कमरे की ओर गलियारे में चले, ऐसे कदमों के साथ जैसे उनका उस दिन एक स्पष्ट गंतव्य हो। लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे, ईवा ने राजेंद्र को एक पल के लिए झिझकते हुए महसूस किया। उसी समय वह खुद भी अचल रही, क्योंकि मेज पर एक कप हाथ में और ऐसी मुस्कान के साथ बैठा था जो कभी किसी जगह नहीं जाता बिना हर विवरण की गणना किए। वीर सिंह था। उसने उन दोनों की ओर अपनी निगाह उठाई, उस जोवियलिटी के साथ जो ईवा ने किसी में देखा था, सबसे परफेक्ट मुखौटा था, और एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें शहद के भेष में जहर था, मैं उस महल में अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। और राजेंद्र ने ईवा का हाथ कसकर और विवेकपूर्ण तरीके से पकड़ा, उन दोनों के बीच का एकमात्र संकेत कि खेल अभी और भी खतरनाक हो गया था। राजेंद्र ने चाचा की ओर अपनी निगाह उठाई और उस प्रशिक्षित सहजता के साथ मुस्कुराया जिसने अपने ही चेहरे को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना सीख लिया था, और ऐसी कॉर्डियलिटी के साथ कहा जिससे अंदर क्या चल रहा था उसका कुछ भी पता नहीं चला, चाचा, आपका आना कितना अच्छा रहा, हमें आपकी यात्रा से खुशी है। वह उस शांति के साथ मेज के पास आया जो वास्तव में हर सेकंड की गणना करने की शांति थी, और ईवा उसके साथ चली, बैठ गई, वीर सिंह को एक ऐसी मुस्कान के साथ नमस्कार किया जिसे उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहां से लाई थी, शिष्ट और हल्की, जैसे हनीमून पर एक संतुष्ट दुल्हन की। लेकिन जब वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए थी, ईवा अपने दिन हुआ ऐसी गति महसूस का हुआ रह नहीं जो उसकी हल्कीपन से हा खासियास के अंदर, जिसे वह हार गो बेहजार मार रहा यल्की है, बता है कि बहू उसकी और की हल्कीपन से मैल नहीं खाती थी जो उसे बताए कि क्या करना है। राजेंद्र अपनी ओर से अगल बगल जगन्नाथ को देखता रहा, लेकिन जगन्नाथ उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उस समय उस घर में एकमात्र सहयोगी की अनुपस्थिति एक ऐसा खालीपन था जो किसी भी उपस्थिति से ज्यादा भारी था। राजेंद्र का दिमाग चुपचाप और तेजी से काम करने लगा, संभावनाओं का मानचित्रण कर रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि चाचा की यात्रा का क्या मतलब था, यह गणना करने की कोशिश कर रहा था कि वीर सिंह कितना जानता था और कितना केवल संदेह कर रहा था। तभी राजेंद्र ने देखा और जस्टिना और लियोन को वीर सिंह के पीछे खड़े देखा, बहुत शांत, उस मुद्रा के साथ जो यह जानते हैं कि वे कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वे जानना नहीं चाहते।
और उस पल उसने सब कुछ एक ऐसी स्पष्टता के साथ समझा जिसने उसे उन सभी अन्य दर्दों से अलग तरीके से दर्द दिया जो उसने पहले ही महसूस किए थे। उन दोनों प्रबंधकों ने, जो उसकी मां ने व्यक्तिगत रूप से काम पर रखे थे, जिन्होंने उस घर की सालों तक देखभाल की थी, जो उन आखिरी सुरक्षित यादों में से एक का हिस्सा थे जिन्हें उसने दुर्घटना से पहले के जीवन से संजोया था, उन्होंने सब कुछ वीर सिंह को सौंप दिया था। राजेंद्र एक पल के लिए बस उन्हें देख रहा था, कुछ ऐसी चीज के साथ जो गुस्सा नहीं थी, वह दुख था। उस तरह का गहरा दुख जो केवल तभी मौजूद होता है जब कोई जिस पर आप भरोसा करते हैं दूसरा पक्ष चुनता है। नाटक को थोड़ी देर और बनाए रखने की कोशिश करते हुए राजेंद्र ने चाचा की ओर शांत आवाज में मुड़कर पूछा, महल में सब कैसा है चाचा? वीर सिंह ने उसे देखा, कप को मेज पर उस शांति के साथ रखा जो उस व्यक्ति की शांति थी जो प्रभारी था और यह जानता था। और फिर उसने एक ऐसी ठंडक के साथ कहा जिसने माहौल की हवा को काट दिया, बहुत हो गया नाटक। भतीजे जस्टिना और लियोन ने मुझे बताया कि तुम जगन्नाथ के साथ कुछ साजिश रच रहे थे। मैंने उसे अभी तक नहीं ढूंढा है, लेकिन मेरे आदमी उसके पीछे हैं। अब मुझे बताओ क्या चल रहा है। राजेंद्र ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर मुस्कुराया। उसने अपनी व्हीलचेयर की ओर इशारा किया और एक ऐसी हल्की आवाज में कहा जो व्यंग्य के करीब थी, चाचा, मैं कुछ भी साजिश नहीं रच रहा हूं। आप ठीक ठीक क्या सोचते हैं कि मैं साजिश रच रहा हूं? अगर आप मुझे बता सकें, क्योंकि मैं यहां से हिल नहीं सकता। वीर सिंह जोर से हंसा जिसमें कोई खुशी नहीं थी। उसमें उस व्यक्ति का घमंड था जो कहीं भी सबसे चालाक होने का आदी था। और फिर उसने अपना लहजा बदल दिया और मुखौटा पूरी तरह से हटा दिया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मैंने तुम्हारा पैसा कई गुना बढ़ा दिया, तुम्हें एक सुंदर दुल्हन दिलाई, और तुम मेरी पीठ पीछे साजिश रच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ कुछ कर सकता हूं? तुम्हारे साथ? राजेंद्र ने गहरी सांस ली और एक ऐसे संयम के साथ जवाब दिया जिसकी उसे उस दिन किसी भी चीज से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरी देखभाल की है और मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इससे पहले कि वह जारी रख पाता, वीर सिंह ने अपनी हथेली से मेज पर मारा, इतनी जोर से कि कप खनकने लगे, और एक ऐसे गुस्से के साथ चिल्लाया जो अब मुखौटे में समा नहीं रहा था। बहुत हो गया नाटक, राजेंद्र, बहुत हो गया। चिल्लाहट के बाद जो चुप्पी आई वह भारी और तनावपूर्ण थी। और तभी वीर सिंह कुर्सी से धीरे धीरे उठा और ईवा की ओर उस गणनात्मक धीमी गति से चला जिसने यह जानता था कि वह हरकत दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाएगी। वह उसके बगल में रुक गया और फिर उसके बालों पर एक जानबूझकर आपत्तिजनक परिचितता के साथ हाथ फेरा, जैसे कोई इलाका चिन्हित कर रहा हो, जैसे कोई उस चीज पर शक्ति दिखा रहा हो जो दूसरे की थी। ईवा ने अपने अंदर घृणा से त्वचा को उठते हुए महसूस किया, लेकिन वह हिली नहीं। वह स्थिर रही जैसे कोई जो उसके बाद आने वाले का इंतजार कर रहा हो। और जो आया वह राजेंद्र की आवाज थी जो पूरी तरह से बदल गई थी, एक ऐसी कठोरता के साथ जो उसने उस पल तक नहीं सुनी थी। उसे मत छुओ। वीर सिंह ने अपने भतीजे की ओर अपना चेहरा उस मुस्कान के साथ घुमाया जो ईवा ने किसी मानवीय चेहरे पर देखी थी, सबसे ठंडी थी। और फिर एक विषैली शांति से पूछा, वह आदमी कहाँ है जिसे मैं ढूंढ रहा था? तुमने उसे कहाँ छिपाया? राजेंद्र ने उसकी आंखों में देखा और एक प्रश्न के साथ जवाब दिया जिसमें वह सारा आरोप था जो उसने सालों से रखा था। अगर आप किसी चीज के दोषी नहीं हैं तो आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? वीर सिंह ने आंखें सिकोड़ी और दांतों के बीच कहा, मैं एक झूठे की वजह से वह सब कुछ नहीं खोऊंगा जो मैंने बनाया है। और राजेंद्र ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। वीर सिंह भतीजे को एक पल के लिए देखता रहा जिसमें एक ऐसी रस्सी का तनाव था जिसे उसकी सीमा तक खींचा गया था, और फिर एक तेज और क्रूर निर्णय लिया जिसे रोकने का किसी को समय नहीं मिला। उसने ईवा को उसके हाथ से ऐसी ताकत से कुर्सी से उठाया जिसने प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, और ईवा उस स्पष्टता के साथ चिल्लाई जो सुनना चाहती थी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वीर सिंह के दो आदमी आगे बढ़े और उसे कमरे से बाहर खींच ले गए, दरवाजे से घसीटते हुए, और राजेंद्र चिल्लाया, उसे अभी छोड़ो। वीर सिंह ने ऊपर से उसे उस घमंड के साथ देखा जो यह मानता था कि वह जीत रहा है, और एक धीमी आवाज में कहा जो किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा धमकी भरी थी, क्या तुम उसे वापस चाहते हो? तो मुझे बताओ वह कहाँ है? राजेंद्र एक पल के लिए चुप रहा, चाचा की ओर देखता रहा, उस दरवाजे की ओर देखता रहा जिससे ईवा निकली थी, और फिर गहरी सांस ली, उस भारी सांस के साथ जो एक ऐसा निर्णय ले रहा हो जो दर्द देता है। जगन्नाथ वहां नहीं था, वह अकेला था, और ईवा उन आदमियों के हाथों में थी। उसने आह भरी और फिर कहा कि कुटी कहाँ थी और वहां तक कैसे पहुंचना था, और फिर एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें उस पल की सारी लाचारी थी, लेकिन ईवा को छोड़ दो, कृपया।
वीर सिंह ने जानकारी को ध्यान से सुना और फिर कहा कि वह अपने आदमियों को कुटी में जांच करने के लिए भेजेगा और इस बीच वह और राजेंद्र वहीं बैठे रहेंगे, उनके वापस आने का इंतजार करेंगे। उसने एक मुस्कान के साथ जोड़ा कि उसके आदमी ईवा का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, और उन शब्दों में एक छिपा हुआ खतरा था जिसे राजेंद्र को समझने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं थी। राजेंद्र कुर्सी पर अपने घुटनों पर हाथ रखे चुपचाप माहौल को स्कैन कर रहा था, गणना कर रहा था। वहां वीर सिंह के कुछ ही आदमी थे, अधिकतम 3, और वह अपने हर हिस्से से चाहता था कि जगन्नाथ ने जो हो रहा था उसे महसूस किया हो और बहुत देर होने से पहले आवश्यक कदम उठाए हों। फिर राजेंद्र ने जस्टिना और लियोन की ओर अपना चेहरा घुमाया, जो अभी भी अपराधबोध से भरे हुए शांत खड़े थे, और उन्हें एक पल के लिए देखा, इससे पहले कि एक धीमी आवाज में कहा जिसमें रिप्रोच से ज्यादा दुख था, मुझे तुम पर भरोसा था, मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती थी। जस्टिना ने अपनी आंखों में आंसू भरकर उसे देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें शर्म और माफी मिली हुई थी, उन्होंने हमारी बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाया श्रीमान। राजेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया, असंतुष्ट, उसके लिए और शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। दिन उस क्रूर धीमी गति से बीतता गया जो समय के पास तब होता है जब चिंता प्रभारी होती है, और कमरे के अंदर तनाव हर घंटे बढ़ता गया, बिना किसी खबर के, बिना किसी हलचल के, बिना किसी भारी चुप्पी के, और वीर सिंह की नजर जो राजेंद्र से नहीं हटती थी। शाम हो रही थी जब आखिरकार प्रवेश द्वार पर कदमों की आवाज सुनाई दी और वीर सिंह के आदमी वापस आए और कमरे में एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ घुसे जिसने सब कुछ बता दिया इससे पहले कि कोई मुंह भी खोलता। उनमें से एक अपने मालिक के पास आया और उस आवाज में कहा जो उस पल किसी भी दूसरी जगह रहना पसंद करता, कुटी में कोई नहीं था श्रीमान। जो चुप्पी आई वह बस 1 सेकंड तक रही, इससे पहले कि वीर सिंह ने मुक्के से दीवार पर मारा, एक ऐसे गुस्से के साथ जिसने आखिरकार नियंत्रण की सभी सीमाएं पार कर दी थीं, और फिर अपने भतीजे की ओर बढ़ा, उसे दोनों हाथों से कमीज के कॉलर से पकड़ा और उसे जमीन पर खींच लिया। राजेंद्र कहाँ है? मेरा धैर्य खो रहा है। राजेंद्र ने ऊपर की ओर देखा, चाचा के लाल और अनियंत्रित चेहरे की ओर, और एक ऐसी शांति से मुस्कुराया जो उस पल वह सबसे शक्तिशाली चीज कर सकता था, और कहा, चाचा, मुझे लगता है कि आप हार गए। आपने मेरे खर्च पर जीने के विशेषाधिकार खो दिए। वीर सिंह ने जमीन पर पड़े भतीजे को एक पल के लिए देखा, और बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो न तो गणना थी और न ही घमंड। वह अनियंत्रित था। उसमें उस व्यक्ति का आतंक था जिसे यह एहसास होता है कि उसने विरोधी को कम आंका था और अब उसके परिणाम बिना सूचना के आ गए हैं। उसने झूठ और नियंत्रण का वह साम्राज्य सालों से ईंट ईंट करके बनाया था। उसने विश्वास किया था कि राजेंद्र ठीक वही था जैसा वह दिखता था, एक आदमी जो एक कुर्सी में फंसा हुआ था और हर चीज के लिए उस पर निर्भर था, और उसने उस धारणा के हर विवरण में गलती की थी। उसकी दुनिया खतरे में थी और वह जानता था कि उसे खतरा स्थायी होने से पहले कार्रवाई करने की जरूरत थी। उसने उन आदमियों पर चिल्लाया जो अभी भी वहां थे, ऐसे आवाज में जैसे कोई सीमा पर हो, चलो यहां से चलते हैं। और वह मुख्य दरवाजे से लंबे कदमों के साथ निकला, उस तात्कालिकता के साथ जो किसी के दिमाग में भागने की योजना बना रहा हो। उसे महल तक पहुंचना था, वह सोना लेना था जो उसने सालों से बचा रखा था। अभी भी बहुत देर होने से पहले गायब होने का समय था। लेकिन जब उसने आंगन में कदम रखा और प्रवेश मार्ग की ओर देखा तो उसने अपनी दुनिया को एक ही छवि में ढहते हुए देखा। जगन्नाथ 20 गार्डों के साथ आ रहा था और समूह के केंद्र में वर्दी के हर विवरण में शाही परिवार का अधिकार धारण किए हुए शाही रक्षक का कमांडर था। वीर सिंह ने अपने आदमियों की ओर देखा और उन्हें जंगल की ओर भागते हुए देखा, जैसे वे कभी किसी चीज का हिस्सा नहीं थे, हर कोई अपने लिए, बिना किसी वफादारी के, जो 20 सशस्त्र गार्डों के बोझ को झेल सके। उसने खुद घोड़े तक पहुंचने की कोशिश की, हताशा की तेजी से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गार्डों के हाथ पहले पहुंच गए और उन्होंने उसे एक दृढ़ता से पकड़ लिया जिसने बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। एक बग्गी के अंदर ईवा ने उस पल को देखा था जब उसे देख रहे आदमियों को एहसास हुआ कि गार्ड आ रहे हैं, और वह बग्गी से कूद गई और बिना पीछे देखे घर के अंदर दौड़ी, दरवाजे को पार करते हुए सीधे वहां गई जहां राजेंद्र अभी भी जमीन पर पड़ा था। वह उसके बगल में घुटने टेककर बैठ गई और अपने हाथों को उसके चेहरे पर रखा, जांच कर रही थी, ढूंढ रही थी, और भागने से अभी भी हांफती हुई सांस के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? गार्ड आ गए। जगन्नाथ गार्डों को लाया। राजेंद्र ने उस राहत के साथ गहरी सांस ली जिसने उस पल से बहुत पहले से ही सांस रोकी हुई थी। और वीर सिंह? राजेंद्र ने गिरने से अभी भी भारी आवाज में पूछा।
उसी क्षण जगन्नाथ शाही रक्षक के कमांडर के साथ दरवाजे से अंदर आया, उस दृढ़ मुद्रा के साथ जिसने अपना वादा पूरा किया था और किसी और के बोलने से पहले जवाब दिया। वह बाहर गिरफ्तार है। फिर उसने उस वफादार निष्पक्षता के साथ समझाया जो उसके हर काम की पहचान थी। मैंने सुबह लियोन को यह कहते हुए सुना कि उसने वीर सिंह को सूचना दी थी और वह आ रहा था। मुझे आपको सूचित करने का समय नहीं मिला श्रीमान। मैं आदमियों के साथ सीधे कुटी में गया, गवाह को गार्डों के पास ले गया और हम सीधे यहां आ गए। उसने कमांडर को पहले ही बता दिया है कि क्या हुआ और मैंने भी जो जानता था वह बता दिया। राजेंद्र एक पल के लिए चुप रहा, जगन्नाथ को उस कृतज्ञता से देखता रहा जिसे पूरी तरह से समझने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। और फिर उसने कहा, धन्यवाद जगन्नाथ, तुम्हारी वफादारी के लिए तुमने हमारी जान बचाई। कमांडर पास आया और उस सम्मानजनक औपचारिकता के साथ पूछा जो सामने वाले को पहचानता है, और आप दोनों ठीक हैं? राजेंद्र ने ईवा की ओर देखा जो उसके बगल में घुटने टेक कर बैठी थी। उसके हाथ अभी भी उसके हाथों में थे और उसने अपनी उंगलियों को दृढ़ता से निचोड़ा और जवाब दिया, अब हम ठीक हैं। और तभी बाहर से, फार्म हाउस की दीवारों से, जो उन दिनों में उनके जीवन को बदलने वाली हर चीज का मंच रहा था, वीर सिंह की चिल्लाहटें आईं। वह अपनी बेगुनाही का चारों दिशाओं में ऐलान कर रहा था, उस हताशा के साथ जो यह जानता था कि अब उस पर कोई विश्वास नहीं करता। राजेंद्र ने उन्हें चुपचाप सुना। ईवा उसके बगल में थी और उसका हाथ उसके हाथ में था। सालों के इंतजार की राहत आखिरकार समाप्त हो रही थी। चाचा के बारे में जो उसे डर था, उसकी पुष्टि होने का दर्द, जस्टिना और लियोन के धोखे का दुख जो अभी भी एक अलग तरीके से भारी था, और उस सब से ऊपर ईवा के हाथ की गर्मी की तरह मौजूद और वास्तविक कुछ ऐसा था जो जब सब कुछ शुरू हुआ था तब योजनाओं में नहीं था, लेकिन जो अब वहां था और कहीं नहीं जाने वाला था। बाहर की चिल्लाहटें दूर होती गईं, जैसे जैसे गार्ड वीर सिंह को दूर ले गए और फार्म हाउस शांत होता गया। और उस चुप्पी में, जो आखिरकार शांति की चुप्पी थी, राजेंद्र और ईवा जमीन पर एक साथ बैठे रहे बिना उठने की कोई जल्दबाजी के। वीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद के दिन पुनर्निर्माण के दिन थे, धीमे और आवश्यक, जैसे हमेशा होते हैं। वे दिन जब जीवन को पूरी तरह से पलट दिए जाने के बाद फिर से अपनी जगह पर लाने की जरूरत होती है। राजेंद्र और ईवा फार्म हाउस में रहे, जबकि जगन्नाथ महल में उस समर्पण के साथ काम कर रहा था जो आखिरकार बिना कुछ छिपाए काम कर सकता था। एक एक करके उन सभी को निकाल रहा था जो उन दीवारों के अंदर वीर सिंह की आंखें और कान थे। हर समझौता किए गए चेहरे को किसी सच्चे विश्वसनीय व्यक्ति से बदल रहा था। शाही परिवार ने अपनी ओर से खातों को खोला और वह पाया जो राजेंद्र पहले से ही जानता था कि वहां था। करों में एक बहुत बड़ा छेद, व्यवस्थित हेराफेरी, सालों से धैर्य के साथ बनाए गए धोखे एक ऐसे आदमी द्वारा जिसने महाराजा के प्रशासन को निजी संवर्धन का एक स्रोत बना दिया था। और तभी सबसे भारी पुष्टि आई। जांच ने औपचारिक रूप से निष्कर्ष निकाला कि राजा रुद्र और रानी सोहिनी की हत्या करने वाली दुर्घटना एक दुर्घटना नहीं थी, यह वीर सिंह द्वारा योजनाबद्ध एक घात लगाकर हमला था। उस ठंडक के साथ जिसने एक जीवन की कीमत की गणना की और तय किया कि कीमत लायक है। यह भी सामने आया कि वीर सिंह की अगली योजना, अगर वह जारी रखने में सफल होता, तो राजेंद्र को मारना, उस मिलन से पैदा होने वाले वारिस को अपने पास रखना और फिर भतीजे और पत्नी को गायब कर देना, जिससे वह शाही परिवार और धन पर स्थायी नियंत्रण सुनिश्चित करता। राजेंद्र ने यह सब चुपचाप ईवा के बगल में सुना और लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। जस्टिना और लियोन को बिना किसी समारोह के बर्खास्त कर दिया गया। वीर सिंह की गिरफ्तारी के 2 महीने बाद राजेंद्र और ईवा आखिरकार घर लौट आए। ईवा महल के दरवाजे से अंदर गई जिसे उसने पहली बार एक ऐसे दिन पार किया था जो किसी और जीवन का लगता था, और विशाल सीढ़ियों, परिष्कृत गलियारों, उस जगह के हर विवरण को देखा जो अब वास्तव में उसका था, और उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने वहां पहले कभी महसूस नहीं की थी। और जैसे ही वे स्थिर हुए, ईवा ने डॉक्टरों की तलाश शुरू कर दी। पत्र लिखे, नाम ढूंढे, उस शांत दृढ़ संकल्प के साथ जानकारी इकट्ठा की जो पहले से ही जानती थी कि उसे क्या मिलेगा और बस उसे पुष्टि करने की जरूरत थी। उन्हें 2 डॉक्टर मिले, मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ, अन्य देशों के सम्मानित संस्थानों में प्रशिक्षित। और जब उन्होंने राजेंद्र की ध्यान और सावधानी से जांच की और फिर निदान देने के लिए इकट्ठे हुए, तो हाँ, राजेंद्र फिर से चल पाएगा। दुर्घटना से हुई चोट उचित रूप से और सही विधि से उपचारित की गई ठीक हो सकती थी, और अगर दुर्घटना के तुरंत बाद उपचार शुरू किया गया होता तो राजेंद्र कई सालों से चल रहा होता।
वे शब्द उन दोनों पर ऐसे पड़े जो एक साथ विनाशकारी और मुक्तिदायक थे। विनाशकारी क्योंकि उन्होंने पुष्टि की कि वीर सिंह ने भतीजे से न केवल उसके माता पिता और उसकी स्वतंत्रता छीन ली थी, बल्कि वे साल भी छीन लिए थे जो राजेंद्र खड़े होकर बिता सकता था, और मुक्तिदायक क्योंकि इसका मतलब था कि भविष्य उससे अलग था जो अतीत ने राजेंद्र को विश्वास दिलाने की कोशिश की थी। ईवा ने आंखों में आंसू और राजेंद्र का हाथ अपने हाथ में लिए निदान सुना, और जब डॉक्टर चले गए तो उसने उसे देखा और उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके चेहरे के हर विवरण में वह सब कुछ था जो कहा जाना चाहिए था। महल में लौटने के उन पहले महीनों के दौरान ही ईवा के पिता दिखाई दिए। उसने उसे किसी भी दोपहर प्राप्त किया और वह उसमें लहर बन हवा के साथ अंदर आया जो हल्की चेतना के साथ आती है। जो जीवन में वह चाहता था उसे प्राप्त कर लिया था, और अब उसके पास पीछे छूटी हुई चीजों को देखने के लिए जगह थी। उसने कहा कि उसने फिर से शादी कर ली थी और नई पत्नी गर्भवती थी। उसने एक नया परिवार बनाया था। वह उसी आसानी से आगे बढ़ गया था जिसके साथ उसने अपनी बेटी को त्याग दिया था जब वह उसके उद्देश्यों के लिए उपयोगी नहीं रही थी। ईवा ने उसे चुपचाप सुना और फिर एक ऐसी स्पष्टता के साथ कहा जिसे पूर्ण होने के लिए क्रोध की जरूरत नहीं थी, कि वह उसे अपने जीवन में नहीं चाहती, कि वह जीवन जिए जो उसने चुना था और उसे अपना जीवन जीने दे। वह चला गया और ईवा ने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली, और उस हाव भाव में एक ऐसी हल्कीपन थी जो उसने कई सालों से महसूस नहीं की थी। उस रात राजेंद्र के बगल में लेटी हुई, उसका सिर उसके सीने पर था और चिमनी की रोशनी कमरे को उस सुनहरी चमक से रोशन कर रही थी जो अब उसके लिए घर का रंग बन गया था। उसने पूछा, क्या तुम वाकई उसे दूर रखना चाहती हो? ईवा मुस्कुराई, उस व्यक्ति की मुस्कान नहीं जिसने कुछ प्रतिरोध किया, बल्कि उस व्यक्ति की मुस्कान जिसने चुना और जवाब दिया, हाँ मैं चाहती हूं, हम अपना खुद का परिवार बनाएंगे। राजेंद्र उस पर कुछ देर के लिए चुप रहा जब उसने यह कहा, और फिर उसे देखने के लिए मुड़ा उन हरी आंखों से जिन्हें उसने पहले दिन समझने की कोशिश की थी और जिन्हें वह अब याद कर चुकी थी। और उसने एक धीमी और कार्मेलिकेमी पूरी आवाज में कहा, बिना किसी घुमाव के, बिना किसी हिचकिचाहट के, उन सच्चाइयों की सरलता के साथ जिन्हें अलंकरण की जरूरत नहीं होती। यह वही है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा इच्छा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ईवा। उसने उसे देखा और उसी सरलता से जवाब दिया जो दुनिया में रहने का सबसे ईमानदार तरीका था जिसे वह जानती थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। वीर सिंह पर मुकदमा चलाया गया, उसे दोषी ठहराया गया और सजा अंतिम थी। वह फिर कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। राजेंद्र का इलाज उसके तुरंत बाद शुरू हुआ, पहले दिन से ही तीव्र, एक अनुशासन पर आधारित जिसने उसके शरीर से वह सब मांगा जो उसे लंबे समय से देने के लिए नहीं कहा गया था। यह आसान नहीं था। ऐसे दिन थे जब दर्द ऐसी ताकत के साथ लौटता था जो उसे यह विश्वास दिलाना चाहता था कि जारी रखना व्यर्थ है। ऐसे सत्र थे जो उसे दिलाना चाहता था थका हुआ और चुप छोड़ देते थे, उस थकान के साथ जो शारीरिक से परे जाती थी और उस जगह तक पहुंचती थी जहां दृढ़ संकल्प रहता था। लेकिन ईवा हर दिन बिना किसी अपवाद के वहां थी, स्ट्रेचर के बगल में जब उसे एक हाथ की जरूरत होती थी, कमरे में जब उसे शांति की जरूरत होती थी, उसकी कुर्सी के बगल में जब उसे उपस्थिति की जरूरत होती थी। वह हमेशा प्रोत्साहन के शब्द नहीं कहती थी, क्योंकि उसने सीखा था कि कभी कभी जिसकी जरूरत होती है वह शब्द नहीं होते, बल्कि यह जानना होता है कि कोई रुका है और वह हमेशा रुकी रही, और वह सब कुछ था। धीरे धीरे पहले आंदोलन दिखाई देने लगे, शर्मीले और मूल्यवान जैसे हमेशा होते हैं। वे पहले संकेत होते हैं कि शरीर वापसी का रास्ता ढूंढ रहा है, और हर छोटी उपलब्धि उन दोनों के बीच कृतज्ञता के साथ मनाई जाती थी, जो जानते थे कि वहां तक पहुंचने में क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। ऐसे ही एक दिन जब शरद ऋतु खिड़कियों से उस तिरछी और सुनहरी रोशनी के साथ अंदर आ रही थी जो सब कुछ धीमा और सुंदर बनाती है, ईवा राजेंद्र के पास एक ऐसी मुस्कान के साथ आई जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई, और कहा कि उसके पास कुछ बताने के लिए है। उसने उसे देखा और इंतजार किया, और उसने कहा कि वह गर्भवती है। राजेंद्र ने उसे दोनों बाहों से अपनी ओर खींचा और वहीं रहा, उसके हाथों में, और उसका सिर उसके सिर पर टिका हुआ था, और उस आलिंगन में वह सब कुछ था जो दो इंसान एक दूसरे से कह सकते हैं जब शब्द बहुत छोटे होते हैं। महीनों बाद रोड्रिगो का जन्म हुआ, जिसे राजेंद्र के पिता का नाम एक उपहार और एक वादे के रूप में दिया गया, कुछ ऐसा जो क्रूरता से बाधित हो गया था, और अब एक हरे भरे आंखों वाले बच्चे के माध्यम से जीवन में वापसी का रास्ता ढूंढ रहा था, जो बारिश के एक हल्के दिन दुनिया में आया था। जब रोड्रिगो 2 साल का हुआ, उन गलियारों में दौड़ते हुए, उस महल में
जो उसकी कहानी से पहले इतनी सारी कहानियों का मंच रहा था, राजेंद्र के डॉक्टर ने ईवा को हॉल में बुलाया। वह बिना यह जाने कि क्या उम्मीद करनी है अंदर गई और उसने राजेंद्र को कमरे के केंद्र में व्हील चेयर पर पाया। जगन्नाथ उसके बगल में डॉक्टरों के साथ मौजूद था और एक अभिव्यक्ति के साथ जिसे वह तुरंत पढ़ नहीं पाई, क्योंकि उसने ऐसी अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। तब एक ऐसी चुप्पी में जिसमें उस पल का सारा घनत्व था, राजेंद्र ने कुर्सी के हाथ आराम पर हाथ रखा और धीरे धीरे उठना शुरू किया, प्रयास के साथ, उस एकाग्रता के साथ जो कुछ ऐसा कर रहा हो जिसे शरीर को महीनों तक कदम कदम पर सिखाया गया था और जो अब आखिरकार पूरी तरह से हो रहा था। वह खड़ा हो गया। डॉक्टरों में से एक पास आया और उसे संतुलन बनाने के लिए एक बैसाखी दी और उसने उसे लिया और फिर एक कदम उठाया और फिर दूसरा और फिर उसकी ओर चला। ईवा एक पल के लिए अचल रही और फिर आंसू बिना सूचना के और बिना रुके आए उसके चेहरे पर उस ताकत के साथ बहने लगे जो उसने उन दिनों में भी उम्मीद की थी और तरस गई थी और विश्वास किया था, जब विश्वास करना मुश्किल लगता था। और जब वह उसके पास आया और उसे पहली बार खड़े होकर गले लगाया तो वह उस रोने के साथ रोई जो एक साथ खुशी और राहत और प्यार का था। और वह भी रो रहा था और कह रहा था, मैं चल रहा हूं प्यार, मैं चल रहा हूं। आंखें बंद किए हुए और उसके चारों ओर बाहों में खड़ा होकर आजाद होकर चल रहा था। 1 महीने बाद ईवा उसके पास एक सुबह आई जब सूरज खिड़कियों से तेज आ रहा था और उस मुस्कान के साथ कहा जिसमें हमेशा कुछ छिपा होता था, मेरे साथ आओ, मेरे पास एक आश्चर्य है। वह मुस्कुराया और कहा, मुझे आश्चर्य बहुत पसंद है। उसने उसे बाहर ले जाया और जब वे घर के सामने पहुंचे तो वह रुक गया और जो कुछ वहां था उसे बिना एक पल के लिए बोल पाने के लिए देखता रहा। विशाल, सुंदर कुर्सी अच्छी तरह से रखी हुई और सुबह के सूरज में चमकते हुए अयाल के साथ मार्टेलो था। वह घोड़ा जो उसके पिता ने उसे 15 साल की उम्र में दिया था, वह घोड़ा जिसे वीर सिंह ने उसी ठंडक के साथ लिया था जिसके साथ उसने सब कुछ लिया था, वह वहां वापस था, जीवित, वास्तविक, उसे उन जानवरों की शांत शांति से देखता हुआ जिन्हें नहीं पता होता कि वे कितना मायने रखते हैं। ईवा ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें हर सिलेबल में कोमलता थी, यह तुम्हारे पिता का उपहार था और अब तुम ठीक हो, तुम फिर से सवारी कर सकते हो। राजेंद्र चुप रहा और इस बार जो आंसू आए वे एक अलग जगह से थे। वे पिता की यादें खुशी के साथ आ रही थीं। वे 15 साल थे जो एक ऐसे रूप में वापस आ रहे थे जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी और वह ईवा की ओर मुड़ा और उसे सारी कृतज्ञता के साथ चूमा जो अब शब्दों में समा नहीं सकती थी। कर्मचारियों ने उसे मार्टेलो पर सावधानी और दृढ़ता से चढ़ने में मदद की और ईवा उसके बगल में एक घोड़े पर चढ़ गई और बड़े बगीचे को घेरने वाले रास्ते पर धीरे धीरे रवाना हुए। ईवा गति को निर्देशित कर रही थी ताकि मार्टेलो राजेंद्र के उस एहसास से पूरी तरह से फिर से जुड़ने से पहले न दौड़े जिसे उससे इतनी जल्दी छीन लिया गया था। और राजेंद्र सूरज की ओर अपना चेहरा किए हुए और एक ऐसी मुस्कान के साथ सवारी कर रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। उस तरह की मुस्कान जो तब दिखाई देती है जब जीवन आखिरकार वह देता है जो उसने बहुत पहले वादा किया था, इससे पहले कि ऐसा लगता कि वह उसे पूरा करेगा। वे कुछ देर तक बिना जल्दबाजी के सवारी करते रहे उस बगीचे में जिसकी योजना उसकी मां ने क्यारी क्यारी बनाई थी, उन पुराने पेड़ों के पास जिन्हें उसने चुना था, जमीन और घास की खुशबू के साथ जो सबसे ईमानदार खुशबू होती है। और तभी ईवा ने अपना घोड़ा पास लाया जब तक वह उसके बगल में नहीं था और पूछा, क्या तुम खुश हो? राजेंद्र ने उसे देखा। उसने उसे उन हरी आंखों से देखा जो उसकी शादी की सुबह जो किसी और युग की लगती थी, उसे समझने की पहली पहली थी और उस निश्चितता के साथ जवाब दिया जिसने आखिरकार वहीं पहुंच गया जहां उसे होना था। तुम, ईवा, मेरे जीवन में सबसे अच्छा चुनाव थी जो मैंने किया है। उसने घोड़े पर झुककर उसे वहीं सूरज में अपनी मां के बगीचे में चूमा और फिर एक ऐसी हल्की आवाज में कहा जो एक वादा भी था, हम अपने घर वापस चलेंगे। वह मुस्कुराया और उन 2 शब्दों को दोहराया जो पहली बार जब उसने उन्हें उच्चारित किया था तब से एक दिशा से ज्यादा मायने रखते थे, हमारा घर। और इस तरह वे वापस सवारी करते रहे, शांत और खुश, राजेंद्र और ईवा प्रताप सिंह, क्योंकि अब सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया था। और वे 2 घायल और जीवन से चिन्हित आत्माएं जिन्हें नियति ने एक सुबह वेदी पर रखा था, वास्तव में एक दूसरे को मिल गई थीं। उन्होंने एक दूसरे को उन जेलों से बचा लिया था जिन्हें हर कोई ढो रहा था और अब उनके पास एक दूसरे थे। उनके पास छोटा रोड्रिगो था, उनके पास वह विशाल महल था जिसमें सोहिनी देवी की स्मृति की खुशबू वाला बगीचा था और उनके पास जीवन भर था।
सब कुछ बनाने के लिए जो सच्चा प्यार तब बनाता है जब आखिरकार उसे बढ़ने के लिए जगह और स्वतंत्रता मिलती है। और इस तरह हम राजेंद्र और ईवा की कहानी के अंत तक पहुंचते हैं, जहां दो टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे में सबसे सुंदर मरम्मत पाई जो वे पा सकते थे, और उन्होंने उस प्यार को उस तीव्रता के साथ जिया जो जानते हैं कि सच्चा प्यार दुर्लभ और अनमोल है और हर दिन उसकी देखभाल की जानी चाहिए। अंत तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार और रोमांस के पुराने जमाने की कहानियां चैनल पर आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आपके साथ प्यार की इन कहानियों को साझा करना बहुत पसंद है। आपके दिल को एक बड़ा आलिंगन और कभी भी यह विश्वास करना न छोड़ें कि एक महान प्यार संभव है। मैं आपसे प्यार को एक साथ करना आपके दिल को करता हूं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली प्रेम कहानी तक।